मंगलम भगवान वीरो मंगलम भूतमोहने मंगलम कुंडकुंधारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु। मैम से प्रार्थना करेंगे तो अपना वेबिनार शुरू करें। थैंक यू मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं सब लोग? अच्छे मैम, बहुत शानदार। बहुत टाइम बाद मिलना हो रहा है। मैं सबसे पहले चाहूंगी कि जो लोग नए हैं इस ग्रुप में, जो पहली बार ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो अपना परिचय दे दें। RMX अपना रीनेम करें और सभी कैमरा ऑन कर ले। किसी के भी कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। मेघा, सोनाली, रियलमी जो भी है, जो रियलमी करके है वो अपना रीनेम करें, अपना डिवाइस रीनेम करें। खुशबू, मेघा, मिस्टर माइकल दुबे, संस्कार इंटरनेशनल स्कूल बोरछामा। ओके, बाकी सब लोग पुराने हैं, सब लोग पहले ले चुके हैं। प्लीज आंसर मी यस और नो। कुछ लोग का कैमरा अभी भी ऑफ है, प्लीज ऑन कर लीजिए। अपना कैमरा ऑन आप करें। लोग सेटल हो गए सब लोग? कल उर्दू में बोला था। ऑल आर सेटल्ड? यस और नो? ये रियलमी कौन है? ये अपना नाम बताएं। नेम नहीं आता। जिनके वीडियोस ऑफ है प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन का नहीं। जो सेट हो गए वो म्यूट कर ले। जो सेट हो गए वो म्यूट कर ले। प्लीज, टाइम बहुत कीमती है, बहुत सारी बातें करनी है, प्लीज जल्दी से सेटल डाउन हो जाइए। रियलमी कौन है? उनको हेल्प करें। आपके आसपास जो भी हैं, अगर वो आप जानते हैं तो उनकी हेल्प करें। कैमरा ऑन करवाएं, उनका डिवाइस रीनेम करें। या तो आप बताएं, अनम्यूट करके बताएं, नाम बताएं अपना। 3761 नाम बताएं अपना। 3761 नाम बताएं अपना। अनम्यूट करें। आपके वहाँ पे नीचे देखिए माइक का ऑप्शन होगा, वहाँ क्लिक करें तो आपकी आवाज आएगी हमें। आप किसी की हेल्प ले लीजिए। हाँ, अनम्यूट हुए थे आप। करिए, फिर से करिए और बोलिए। फिर बोलिए, अपना नाम बताएं। काशी, क्या नाम है? भारती जैन। भारती जैन, ठीक है। आगे से आप ये सीख लीजिएगा किसी की हेल्प लेते, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करिए, उसमें सबसे ऊपर आपका आएगा, आप उसमें नेम चेंज कर सकते हैं, प्लीज करिए। अभी मैंने कर अपने दिया वीडियो है। ऑन रखिए। अपना ध्यान, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। अर्चना जाओ, अपना कैमरा ऑन करें। देखो ये सब रिकॉर्डिंग होती है, अच्छा नहीं लगता, बार बार बोलते हैं ना, और ये सारा हमारा सोशल मीडिया पे जाता है। मैम
मैम हो नहीं रहा। आपका हो गया? टीचर्स आपस में एक दूसरे को हेल्प कर दीजिए ताकि हम फटाफट शुरू कर सके, प्लीज। अभिलाषा, आप लोगों को अपने प्रिंसिपल से पहले इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी। जी मैम। जी धन्यवाद। चलिए सबसे पहले अनीता जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। जी मैम। मेरा एक क्वेश्चन है और मैं आप सबसे इसका आंसर चाहती हूँ। व्हाट इज टीचिंग? शिक्षण क्या है? मैं आप लोगों को एक एक को नाम से बुलाऊंगी, जिसका नाम लेती हूँ वो तुरंत जवाब देंगे। पिंकी ठाकुर, प्लीज जल्दी से अनम्यूट करिए और आंसर करिए। इसके बाद सुषमा जैन जी, आप रेडी रहिए। पिंकी ठाकुर जी प्लीज अनम्यूट। आपने वीडियो ऑफ कर दिया, आपको माइक ऑन करना है जी। व्हाट इज टीचिंग? शिक्षण क्या है? आप टीचर है ना, आपके हिसाब से टीचिंग क्या है? व्हाट डू वी डू? क्या करते हैं हम? सुषमा जी आपका आंसर रेडी है? नेक्स्ट कंचन चौरसिया जी है। सुषमा जी आपका आंसर रेडी है? सुषमा जी प्लीज बी अनम्यूट करें। क्विक। सुषमा जी अनम्यूट करें और बताएं। आता है, देखना पड़ता है, इसको टैप करो, आ गया। सुषमा जी अनम्यूट करके बोलिए। यार आपने मॉनिटर पे टिका रहे हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम शिक्षण क्या है? बच्चों का चाहो विकास होना चाहिए, उनको बेसिक जो शिक्षा है वो प्रॉपर मिलनी चाहिए और बच्चों ठीक है, का ओके। कंचन जी, कंचन नमस्ते। शिक्षण वो होता है जो अपन जीरो से लेकर बच्चों को कुछ लेवल पर अपन उठा सके ठीक है, और बच्चों में कुछ नयापन परिवर्तन ला सके, कुछ नया सिखा पाए, वो शिक्षण होता है। ओके। कुमकुम जोशी एंड संस्कृति, इस क्वेश्चन का आंसर सबको देना है, सब लोग रेडी रहिएगा प्लीज फटाफट। कुमकुम जी बोलिए। प्लीज बोलिए। कुमकुम जी, संस्कृति जी, आप आंसर दे पाएंगे? अंकिता नामदेव, अनीता जी, इस तरह से यदि रिस्पॉन्स नहीं मिलेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे हम? एकदम सही बात है मैम। स्कूल संचालक जुड़े हैं साथ में, एक दिलीप जी दिख रहे हैं, बाकी जब तक आप बीइंग टीचर यदि आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि मैं आपको सिखाऊं कि बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? मुझे बताइए, अभी जो मेरी कंडीशन है आपकी क्लास में ये कंडीशन होती होगी।
आप छोटे बच्चों के साथ डील करते हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, प्लीज कॉपरेट। कौन जवाब देगा, चलिए बताइए मुझे, अनम्यूट करके जवाब दीजिए। मैम जो भी बता सकता है वो अपने माइक अनम्यूट करें और बोले। गुड आफ्टरनून मैम। हमारे गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, बताएं। मैम टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया होता है जो बच्चों को आने वाले कल के लिए मार्गदर्शन देना होता है और नई नई चीजें सिखाना होता है। ये एक टीचिंग का काम होता है। ये और जी, वेरी गुड। और कोई बताएगा? हाँ, शिक्षण एक ऐसी पद्धति है जिसमें शिक्षक के द्वारा बच्चों का स्किल, ज्ञान और उसकी क्षमताओं का विकास करना होता है। वेरी गुड दुबे जी, परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। क्षमताएं थैंक यू। बच्चों में ऑलरेडी होती है, हम जी किसी को बिल्कुल। कुछ नहीं दे सकते। उनके अंदर जो क्षमता है उनको बाहर निकालना है, उनको जगाना है, हमको ये काम करना है। एक बच्चा यदि गुजरात के अंदर रहता है और गुजराती में सीखता है तो वो गुजराती बहुत अच्छे से सीख जाएगा। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टीचिंग और लर्निंग इज, आपने जंगल बुक देखी होगी, यस और नो? यस मैम। जंगल बुक मोगली पता है सबको? यस मैम। मोगली इंसान का बच्चा था लेकिन जंगल में भेड़ियों ने पाला था, तो भेड़ियों के सारे गुण सीख गया था। सीखना हर एक इंसान में एबिलिटी होती है, हर एक इंसान की एबिलिटी, वो कितना सीख पाएगा एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, लेकिन क्या सीखना है वो नहीं पता होता है। वो जिस माहौल में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वहां से सीखते हैं। ठीक है। सो टीचिंग हमारा काम क्या है, बेसिकली शिक्षण ये है कि उनके अंदर जो प्रतिभा है, उनके अंदर जो एबिलिटी है, उसको उजागर करना, और जिस समाज में वो रह रहे हैं, उस समाज में जो सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम में उनको अपनी कैपेबिलिटी के साथ सस्टेन करना सिखाना, जिंदा रहना, उसके अंदर आगे बढ़ना, उसमें अपना अपनी जगह बनाना उस समाज में। हम बेसिकली टीचिंग में ये सिखाते हैं, है ना। 1 से 10 तक जो सारे सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, बेसिकली वो सारा यदि लॉन्ग उस पे आप देखें तो वो ये है कि एक कोई इंसान जो इस समाज में रह रहा है उसको क्या बेसिक चीजें पता होनी चाहिए इस सोसाइटी में जिंदा रहने के लिए। मैथ्स उसको बेसिक कितना आना चाहिए, एसएस कितना उसको पता होना चाहिए, कल को उठ के कोई डॉक्टर बनेगा, कहीं और के कहीं जाता है तो वो जब इंसान ट्रेवल कर रहा है उस जगह पे जा रहा है तो उसको जियोग्राफी पता होना चाहिए कि वहां पे मौसम कैसा होगा, वहां पे कंडीशंस कैसी होगी, उसको इकोनॉमी पता होना चाहिए, मुझे कौन सी करेंसी लेना है, उसको सारी चीजें। तो ये सारे सब्जेक्ट हम जो बच्चों को 10 तक पढ़ाते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहां की बेसिक जितनी नीड्स है इंसान को पता होना चाहिए, वो हम सिखाते हैं। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज टीचिंग, हम लोगों को क्या करना है, सबको क्लियर है? आप लोग थम्स अप करके बता सकते हैं, आप चैट में यस लिख के आंसर दे सकते हैं। ओके। अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। जी। आर यू अ तो टीचर और इन्फॉर्मर, आप शिक्षक हैं या खबरी हैं? सर आप दीजिए। व्हाट इज टीचिंग हमने समझ लिया, आप सब लोग टीचर हैं, आप पढ़ाते हैं। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं एक्चुअली? यू जस्ट पास नॉलेज, इंफॉर्मेशन, और डू यू टीच? मुझे सबका चैट में लिखा हुआ आंसर चाहिए, एवरीवन हैज टू टाइप, टीचर और इन्फॉर्मर। आई होप इस दोनों के डिफरेंस को आप समझ रहे हैं। मैम शिक्षक हैं। ओके, सुषमा जी बता रहे हैं टीचर। मैम शिक्षक हैं। शिक्षक हैं जी। अनु जी? टीचर? यस मैम।
जी जी, भारती जी, मोरवी जी, मानसी जी। ओके जी, तो हम लोग टीचिंग करते हैं। बेसिकली टीचिंग क्या होता है, बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं छुपी है उसको बाहर निकालना और बाहर के वातावरण से उनको परिचित कराना। ठीक है। अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी इसका आंसर आप मुझे टीचर दे रहे हैं, लेकिन वेबिनार खत्म होने के बाद एक बार फिर से सोचिएगा इसके ऊपर कि आप इन्फॉर्मर हैं या टीचर हैं, और यदि आपको लगता है कि कहीं पे थोड़ी सी कुछ कमी है तो उसको जरूर पूरा करिएगा। अभी हम जिन बच्चों के साथ काम करते हैं, हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, हम बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? पहले वो लोग किस तरह से सीखते हैं, समझते हैं, उस चीज को सीखते हैं। आपको सामने दिखाई दे रहा है कुछ पिक्चर, दिमाग कैसे काम करता है ना। इसमें जो दो पिक्चर है, पहला पिक्चर है कि दिमाग के जो दो न्यूरॉन होते हैं वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ये उसका एक्चुअल किसी के ब्रेन का फोटोग्राफ है कि कैसे न्यूरॉन कनेक्ट करते हैं। एक्चुअली हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है, हम कोई भी चीज देखते करते हैं तो एक न्यूरॉन पैदा होता है हर एक चीज के लिए। आप कोई जब कोई नई चीज, नई कंसेप्ट सीखते हैं तो उसके लिए एक नया न्यूरॉन बनता है, एक लाइट जलती है ना। उस न्यूरॉन को हम यदि फोटोग्राफ में देखें तो एक लाइट की तरह दिखता है, और वो न्यूरॉन दूसरे जो ऑलरेडी उससे रिलेटेड एग्जिस्टिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ में कनेक्ट करता है। तो ये जो पहला पिक्चर है वो दो न्यूरॉन के कनेक्शन का पिक्चर है। ठीक है। और जो दूसरा है उसमें एक नया न्यूरॉन बन रहा है और कैसे वो रास्ता ढूंढ के दूसरे तक पहुंचते हैं कि ये किस तरह से कोई एक इंफॉर्मेशन कैसे दिमाग में स्प्रेड होती है। हम बोलते हैं ना कि दिमाग की बत्ती चली, इसका तो ट्यूबलाइट है। एक्चुअल में ये बात सही है, दिमाग के अंदर करंट की तरह ही चलते हैं, करंट चलते हैं दिमाग के अंदर। इस तरह से न्यूरॉन एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो जब भी कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान, आप या मैं, जब कोई नई चीज देखते हैं, कुछ नया समझते हैं, सीखते हैं, तो दिमाग में उसके लिए एक लाइट जलती है। हमने कुछ नया सीखा तो एक लाइट जली, उसके बाद वो चीज उसके रिलेटेड चीजों के साथ न्यूरॉन उसके कनेक्ट करके, आपने कोई नई डिश डिश टेस्ट टेस्ट की, ठीक है, उसका टेस्ट आपको एक नया टेस्ट लगा, फिर आप उससे रिलेटेड टेस्ट दिमाग में ये तो उसके जैसा है, ये उसके जैसा है, तो वो दिमाग में से आते हैं ना अपने आप चीजें कि उसके जैसा दिख रहा है, उसके जैसा लग रहा है, ये उसके जैसा कर रहा है। तो वो कनेक्ट होते हैं आपके, जब एक न्यूरॉन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करता है तो ये पता चलता है। दिस इज द मेथड ऑफ वर्किंग ऑफ द ब्रेन। आप जिन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, यदि उन बच्चों ने उन चीजों को पहले देखा है, सीखा है, तो उनके न्यूरॉन कनेक्ट करेंगे, और यदि नहीं देखा है, नहीं सीखा है, तो एक नया न्यूरॉन बनेगा उनके अंदर। ठीक है। अभी एक नया न्यूरॉन बनना और उसको स्ट्रेंथन होने, वो मतलब अच्छी तरह से उसमें जम जाए, बन जाए, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। हम क्या सोचते हैं, हमने आज सिखाया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, कल पूछेंगे कल क्या सिखाया था, चलो बोलो। हो सकता है उसका न्यूरॉन इतना स्ट्रांग नहीं बना, वो बुझ गया। आज फिर हम बताएंगे तो वो कल वाला यदि थोड़ा बहुत होगा तो फिर उसमें आग जल जाएगी, फिर वो बत्ती जलेगी, हाँ ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल, कल टीचर ने बताया था, आज फिर से बताया। सो ये दिमाग का तरीका होता है। और एक और चीज बताती हूँ, हम जैसे आप लोग हमेशा हर मिनट पे हम लोग बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। कोई भी चीज है, अच्छी लगी नहीं लगी, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, मुझे ये लेना है नहीं लेना है, मैं ऐसा करूंगी तो क्या इसका रिस्पॉन्स होगा, क्या रिएक्शन होगा, हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं, लेते हैं डिसीजन, हर मिनट पे लेते हैं। यस और नो? यस। Yes, ma'am. है ना, एवरी Yes, सेकेंड ma'am. मिनट वी आर टेकिंग वन न्यू डिसीजन। तो ये जो हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, वो जो ब्रेन का पार्ट जो इस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में काम आता है, वो आगे बढ़ता है, और वो बनना शुरू होता है 3 साढ़े 3 साल के बाद। 3 साढ़े 3 साल के बाद वो राई के दाने जितना होता है, उसके बाद उसकी साइज धीरे धीरे बढ़ती है, 5 6 साल तक वो बादाम के जितना टुकड़ा होता है। पूरा ब्रेन जब तक 18 साल का बनेगा तब तक धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस होती रहती है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलते रहते हैं वैसे वैसे वो बढ़ता रहता है। इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। ये हमको सिखाता है डिसीजन लेना, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप सबके दिमाग में अभी चल रहा है ना कि हम जिन बच्चों के साथ काम करते हैं उनके पास तो एबिलिटी ही नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले सके।
अभी यदि आपको पता हो तो बीच में चर्चा चली थी कि जो वोटिंग एज है वो 18 से 20 कर देनी चाहिए। यस और नो, किसी को पता है? यस मैम। जी, क्यों ये पता है दुबे जी? सॉरी मैम, एक टीचर ज्वाइन नहीं हो पा रहे, उनकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है। ओके मैम। आ ये इसलिए है क्योंकि साइंटिस्ट ने अब ये पता लगाया है कि 20 साल तक डिसीजन मेकिंग पावर प्रॉपर नहीं बनता है, फ्रंटल लोब पूरा डेवलप नहीं होता है। इसलिए 18 साल का बच्चा यदि कोई डिसीजन लेता है चुनाव के अंदर और वो किसी को वोट करता है तो हम उस पर कितना डिपेंड करें या कितना वो सही होगा। और उस एज के बच्चे बहुत सारे हो गए, वोटर्स उस एज के 18 से 20 वाले बहुत सारे हो गए, जो हो सकता है कि डिसीजन को चेंज कर सके, गलत कर दें। ठीक है, इसलिए ये मतलब अभी ये सोच चल रही है, कोशिश चल रही है कि आगे ये कैसे करें। सो हम जिन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं उनका फ्रंटल लोब बहुत छोटा है। वो किसी भी चीज को समझने के लिए, उसको डिसाइड करने के लिए छोटे, उनके पास दिमाग है ही नहीं, उस वो पार्ट है ही नहीं जो डिसाइड करेगा। अब नेक्स्ट टाइम जब आप बच्चों से डील कर रहे हैं तो आप उनसे अपेक्षा ना रखें कि जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही वो फॉलो करें, क्योंकि ये जो दिमाग का फ्रंटल लोब होता है वो सिखाता है कि क्या नियम होता है, कैसे किया जाता है, ये करना सही है, ये करना गलत है। ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। थैंक यू। अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। बच्चे कैसे सीखते हैं, उनकी लर्निंग के तरीके क्या होते हैं? कोई मुझे बता सकता है अपने एक्सपीरियंस से, आपने ऑब्जर्व किया हो बच्चों को कि वो कब सीखे, किस तरीके से सीखे? कोई एक्सपीरियंस आपका? हाँ मैम, वो देखकर भी सीख सकते, सुनकर या कोई चीज ऑब्जर्व करके, अवलोकन करके। बिल्कुल बढ़िया, मैम, वेरी गुड। जी, खेल के द्वारा। ओके, खेल के द्वारा सही है, उसमें ज्यादा मजा आता है उनको। मैम, बार बार बोलने पे 10 बार उंगली पे काउंट करने पे बच्चे जल्दी बोलना आ जाता है कि याद हो जाता है उनको। ओके, रिपीटेशन से याद होता है। हाँ। मैम फाइन, बच्चे देख के ज्यादा सीखते हैं। देखकर सीखते हैं, यस। और कोई? मैम बच्चे प्रैक्टिकली, अगर हम प्रैक्टिकली करवाएंगे या फिर किसी गेम के थ्रू, और सबसे ज्यादा बच्चे एक दूसरे को देखकर सीखते हैं। अगर जैसे टीचर्स भी अगर कोई काम करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा बच्चे अपने टीचर्स को देख के उन रूल्स को फॉलो। बिल्कुल, बच्चे बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, वो जितना सुनते नहीं है ना उससे उससे ज्यादा देखकर सीखते हैं। अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। जी, आ, अपने बच्चों की शैलियां पहचाने, कैसे पहचानेंगे? एक्चुअली जो बेसिकली लर्निंग की एबिलिटी होती है, आप लोगों ने खुद ने भी शायद ये फेस किया हो। जैसे आपसे यदि मैं अभी सबसे पूछूं तो कोई, आप कैसे पढ़ते थे जब आप अपने कॉलेज में या स्कूल में थे? तो मे बी कि आप 4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा किसी को, कोई ऐसा होगा जो 2 बार लिख ले तो याद हो जाएगा, कोई ऐसा होगा कि कोई और बोल के सुना दे तो उसको लर्न हो जाएगा। कुछ लोगों की आदत होती है वो चलते चलते पढ़ते हैं तो याद होता है। एम आई राइट? यस मैम। ये सब लोगों की अलग अलग तरीके होते हैं सीखने के, कौन किसका दिमाग का कौन सा पोर्शन ज्यादा बेटर काम कर रहा है कि जो उसको इजीली मेमोराइजेशन में हेल्प करता है, वो सबका अलग अलग होता है। इसमें 5 तरह के तरीके होते हैं। विजुअल, कुछ लोग होते हैं जिनको चित्रों से याद रहता है, जैसे मेरा तरीका है, मैं बहुत सारे बच्चों को सिखाती हूँ, आई डू डूडलिंग। मैंने जब अपने एमए और बीएड और सारे पढ़ाई की है, मैं एक ऐसी शीट लेके बैठती थी, पतली लंबी शीट काटती थी मैं, उसके अंदर मैं ऊपर क्वेश्चन शॉर्ट में लिखती थी, उसके बाद मैं पिक्चर ड्रॉ करती थी, जो जो आंसर मैं पढ़ती जाती थी मैं उसके पिक्चर्स, मुझे डूडलिंग का शौक है, मैं डूडल्स बनाती थी।
डूडल्स, और जहां पे डूडल्स नहीं बन सकता वहां पे थोड़ा सा स्पेलिंग आधा लिख के उसको छोड़ देना, क्योंकि वो मुझे समझ में आता है कि ये कंप्लीट वर्ड क्या होगा। सो आई यूज टू डू डूडलिंग, और जब एग्जाम है उस दिन सुबह यदि मैंने वो खोल के देख लिए डूडल्स तो मुझे आंसर याद आ जाता था। दिस इज माई वे, और मैं बच्चों को सिखाती हूँ, यदि आप में से किसी का तरीका है तो सीखिए। तो कुछ होते हैं विजुअल्स, या किसी ने कुछ, हमने बच्चों को, आजकल तो सभी स्कूल में स्मार्ट टीवी वगैरह होते हैं, स्मार्ट बोर्ड होते हैं, या टीवी पे हम दिखाते हैं, यदि उसमें कुछ देखा है, कोई कंसेप्ट सीखा है तो वो अच्छे से याद हो गया, बिकॉज दे आर हैविंग वेरी गुड विजुअल पावर, और वो डायरेक्ट मेमोरी में जाता है। कुछ होते हैं ऑरल, जिनको श्रवण से सुन के याद रहता है, आप उनके सामने 2 बार 3 बार आंसर, मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं रिवीजन के टाइम, मैडम आप एक बार आंसर बोल दो ना, हमको लर्न हो जाएगा। फिर जहां अटकते यदि मैं वहां पे उनको हेल्प कर दूं, वो सेंटेंस कंप्लीट कर दूं, तो उनको लर्न हो जाता है, देन दे कैन राइट इमीडिएटली। कुछ होते हैं जिनको लॉजिकल, उनको रीजन बताओ ये ऐसा क्यों है, यदि उसका रीजन समझ में आ गया तो वो आंसर लिख सकते हैं। कुछ लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं, ये ऐसा ही होगा, मैथ्स में मोस्टली लॉजिकल थिंकिंग होगी तो ही आपके सम्स हो पाते हैं, मैथ्स और साइंस लॉजिकली लर्न होता है, ठीक है। कुछ रहते वर्बल, रट्टा मारो 2 बार 5 बार बोलो, वो खुद बोलेंगे, खुद का सुन लेंगे तो भी उनको लर्न हो जाएगा, या कोई बोल रहा है सुन लेंगे, है ना। या लिखा हुआ उनको कंटिन्यूअस देख लिया उन्होंने, कुछ लोगों की आदत होती है ना खूब स्पीड में आपको सुनाई देगा, लेकिन उनकी नजर हर एक वर्ड पे जाती है और पूरा उनके दिमाग में जा रहा होता है। कुछ होते हैं शारीरिक, जैसे चल के, या कुछ खुद करके, खुद लिख के। तो ये तरीके होते हैं बच्चों के सीखने के, और हर एक में तरीका अलग होता है, हर एक इंसान का अपना तरीका अलग होता है। कुछ होते हैं शायद 2 चीजें एक साथ, एक बार आप सुना दो फिर एक बार लिख लो तो मुझे लर्न हो जाएगा। मुझे बच्चे बोलते हैं मैडम आप एक बार बोल दो, हम एक बार कॉपी कर लेते, देन विल लर्न, फिर आप पूछ लो हम बता देंगे। तो ये हर एक का तरीका अलग होता है। जब आप क्लास के साथ डील करते हैं तो पहले बच्चों को ऑब्जर्व करें, छोटे बच्चे हैं बिकॉज आप लोग नर्सरी से सेकंड के, आपको ऑब्जर्वेशन यदि पावरफुल है तो आप समझ पाएंगे कि इस बच्चे को जिस दिन वीडियो दिखाया था उसको पोयम लर्न हो गई, या इस बच्चे को जब मैंने पोयम गाई और सामने बच्चे ने सुनी तो उसको लर्न हो गई। आपको अपना ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ा सा स्ट्रांग रखना होगा, नहीं हो तो आप अपने पास एक डायरी रखिए, आज हमने ये एक्टिविटी की, इतने लोगों को लर्न हो गया, रेगुलर आप उसको नोट करते जाइए। हफ्ते भर बाद आप खोल के देखिए, देन यू विल मेक आउट, आपको आराम से समझ में आएगा कौन सा बच्चा किस तरीके से कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है कि ये बच्चा क्यों नहीं लिख रहा है, तो इसको किस तरीके से करना है, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। इज इट फिजिबल, कर सकते हैं आप इसको? यस और नो? यस मैम। यस मैम। बीइंग अ टीचर हमेशा आपके पास एक अपनी डायरी और पेन होना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है जो उस वक्त दिमाग में आती है बच्चों को पढ़ाने के टाइम पे। आप नहीं विश्वास करेंगे, आज मैं स्कूल में थी, मैं अभी जस्ट स्कूल से आई हूँ, 2:45 घर पहुंची हूँ। मैं टीचर से बात कर रही थी, पेरेंट्स से मिल रही थी, लेकिन सामने मेरा लैपटॉप खुला था, और आपके साथ डिस्कस करने के लिए मुझे जो जो पॉइंट आपसे डिस्कस करने थे, मुझे वहां बैठ के जो दिमाग में आ रहा था, आई वॉज राइटिंग, मैंने बहुत सारी चीजें वहां बैठ के लिखी। मैं लिटरली एक मतलब चिट में लिख कर लेकर आई हूँ कि मुझे क्या क्या आपसे डिस्कस करना है। सो जब भी एज ए टीचर जब हम काम करते हैं तो हमको पता होता है हमारे स्टूडेंट, उनकी कैपेबिलिटी, तो उसके लिए हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए बच्चा कैसे सीखेगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे। सो सबसे पहला काम आप लोग ये करेंगे, अपनी एक छोटी डायरी बनाएंगे जो आपके साथ रहेगी, ताकि आप उसमें नोट कर पाए। उसके अंदर दोनों चीजें नोट होगी, बच्चे की क्वालिटीज क्या है, और बच्चे के प्रॉब्लम्स कहाँ फेस कर रहे हैं। यदि आप इन दोनों चीजों को लिख लेंगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा उनके साथ डील करना। एम आई राइट? यस मैम। यस मैम। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। नो मैम। श्योर? नो मैम। ओके, अनीता जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। अभी इसका आंसर मुझे आपसे ही चाहिए। आपके हिसाब से पढ़ाने का बेहतर तरीका क्या है? मैम मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं पढ़ाती हूँ कि मैं एक्शन के साथ बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। सॉरी, फिर से रिपीट करेंगे, मैं क्लियर नहीं सुन पाई।
मैम अगर मैं पढ़ाती कुछ भी तो मैं एक्शन के साथ पढ़ाती हूँ तो वो बच्चे अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। जी मतलब वर्बल के साथ फिजिकल एक्शन करके। वेरी मैम गुड। बच्चे को हम एक्शन के साथ सिखा सकते हैं, एक्शन करके बच्चे ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। तो आपका नाम बोलेंगे कि हाँ आप बोलेंगे। ठीक है सर। रेस हैंड से भी करेंगे। हाँ जी। जी कौन दे रहा है अभी आंसर? जी जयजिनेंद्र श्वेता मैम। समैया। जी बोलिए। मैम गेम खिलाकर एक्टिविटी की जाती है उसके बाद सर मैम एक्टिविटी करा के अपन बच्चों को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। जी एक्टिविटी बेस्ड। ओके। मैम राधा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम सबसे पहले बच्चों को सिखाकर एक्टिविटी करवाते हैं, करके सीखते हैं बच्चे। जी बिल्कुल, बच्चे करके सीखते हैं। वेरी नाइस। जो हम करेंगे वो एक्शन के साथ वो चीज वो सीखेंगे। जी जयजिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र मोरवी जी। जी मैम, मुझे तो सबसे अच्छा लगता है ड्राइंग बेस्ड पढ़ाना बच्चों को। मतलब मैं बड़ी क्लासेस भी लेती हूँ, छोटी क्लासेस भी लेती हूँ, और मैं खुद की जो सेल्फ स्टडी करती थी मैं जी ड्राइंग के रूप में ही करती थी। मैंने बस एक बार थ्योरी देख ली, फिर मैंने उसका अगर जिसमें डायग्राम नहीं भी है तो भी मैंने उसका डायग्राम बनाकर बच्चों को समझाया कि अब बच्चे जब तक आप ड्राइंग या पिक्चर नहीं बनाएंगे उनको नहीं आने वाला समझ में, क्योंकि थ्योरी तो बच्चे सुनते हैं और एक कान से निकाल देते हैं। तो बिल्कुल मुझे सही है। सबसे अच्छा लगता है कि मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, उससे बच्चे अपने आप ही आंसर बता देते हैं, चाहे वो छोटी क्लास के हो चाहे बड़ी क्लास के हो। और मैं खुद भी अपनी जब सेल्फ स्टडी करती थी कॉलेज में स्कूल में रही तो मैं डायग्राम बना के ही लर्न करती थी, बिना डायग्राम का तो मेरा काम ही नहीं चलता था। सही है। बिल्कुल सही है। बच्चे पिक्चर विजुअल्स जो होते हैं वो ज्यादा हाँ। अच्छे से याद रखते हैं। एक्चुअली हमारे ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, एक राइट और लेफ्ट। हमारा राइट ब्रेन जो है वो लेफ्ट बॉडी से कनेक्ट होता है, हमारा लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो राइट बॉडी से कनेक्ट होता है। हमारे लेफ्ट ब्रेन के अंदर जो राइट बॉडी से कनेक्ट है उसके अंदर वर्ड्स और नंबर्स ये होते हैं, और हमारे राइट ब्रेन के अंदर पिक्चर्स और कलर्स। ठीक है, ये चीजें होती है, मतलब ये कैपेसिटी होती है उनके समझने की और याद रखने की। मोस्टली हम सब राइट हैंड से काम करते हैं। वो इतना सारा ब्रेन भर जाता है कि जब वो वर्ड्स आते हैं आदत हो जाती तो वो निग्लेक्ट होता है, फिर वो ब्रेन बहुत सारी चीजें निकाल देता है क्योंकि उसकी मेमोरी भर जाती है। लेकिन क्योंकि विजुअल्स कम होते हैं इसलिए बच्चे विजुअल्स अच्छे से याद रख पाते हैं, उनके लिए इजी हो जाता है उनको याद रखना। और विजुअल्स ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं क्योंकि कलर्स भी होते हैं, शेप्स भी होते हैं, तो वो ज्यादा विविड होता है तो बच्चे उसको ज्यादा अच्छे से ग्रास्प करते हैं। और कोई बताएगा? प्लीज, मेरा तरीका काम नहीं कर रहा है, मैं जिसको बोलती हूँ अनम्यूट नहीं हो पाते, इसलिए प्लीज आप बताइए कौन बताएगा। जय जैन मैम। जय जिनेंद्र, कौन बोल रहे हैं? शालिनी जैन। जी बोलिए शालिनी जी। मैम हम पढ़ाते बच्चों को प्रैक्टिकली करवाते हैं कि टीएलएम का यूज सबसे ज्यादा करते हैं, जिससे ओके, उनको याद टीएलएम रहता है और बच्चों का इन्वॉल्व ज्यादा होता है, हम उसमें कम बोलते हैं। ओके, वेरी गुड। टीएलएम का यूज होता है और प्रैक्टिकल ज्यादा करवाते हैं, वेरी गुड। और कौन बताएगा? नमस्ते मैम। जी कौन बोल रहा है? हर्षिता काम का। जी बोलिए। मैम बच्चों को अगर जो भी टॉपिक समझाना है या बताना है उसको अपन उनसे रिलेटेड जो चीज वो देखना पसंद करते हैं, जिसके साथ वो खेलना पसंद करते हैं, अगर उनसे संबंधित करके अगर पढ़ाते हैं तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं और समझ भी लेते हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया शुरुआत में, जो न्यूरॉन ऑलरेडी बने उससे रिलेटेड कुछ आएगा तो वो कैच करना इजी हो जाता है। नमस्ते मैम। नमस्ते। जिस बच्चे में जिसमें रुचि हो, जिस खेलते हो करने में रुचि हो उसी तरीके से पढ़ाना चाहिए।
ज्यादा लेकिन समझ उसकी में आए, रुचि आपको पता कैसे चलेगी? उसके बर्ताव से, बिहेवियर से पता चल जाता है कि किसमें रुचि है किसमें नहीं है। जी, बढ़िया। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम बच्चे सबसे ज्यादा इससे सीखते हैं कि हम मतलब जो एक्शन टीचर करती है ना, सबसे ज्यादा बच्चे टीचर को ही देखते हैं, तो हम जो एक्शन करेंगे ना बच्चे उसी को सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे। तो इसलिए मेरा मतलब कहना है कि बच्चे टीचर को ही देख के सीखते हैं ज्यादातर। तो टीचर को एक्शन करेगा तो बच्चे सीखेंगे, मैंने ये भी देखा है क्लास में। बिल्कुल बढ़िया, सही बात है, बिल्कुल सही है। हाँ यस मैम, अच्छा, सिंगिंग करके आपने भी किसी को बताते आपकी हैं। जगह सौरभ जी का नाम लिखा हुआ है, अपना नाम बता दीजिए। नहीं, रितु सोनकर मैम। ओके, यस मैम। अनीता जी नोट करिएगा। जी। नमस्ते जी, मैम। नमस्ते। मैम बच्चे लॉजिकली अगर हम उनके लिए किसी भी टॉपिक पर पढ़ा रहे हैं, अगर हम उनके लिए किसी भी एग्जाम्पल से अगर उनको कुछ पता होगा, अगर हम उनको एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ाएंगे तो उनके माइंड में अगर उनके लिए उन्होंने पहले वो चीजें देखी होंगी तो शायद वो बता दें हाँ मैम ये ऐसी चीज होती है। तो अगर उनको नहीं जी, पता होगा तो अगर हम बताएंगे ना तो उनको फिर माइंड में याद रहता है उनके लिए, तो लॉजिकल द्वारा उनके लिए ज्यादा याद रहता है। बिल्कुल बढ़िया, सही बात है। नमस्ते मैम। नमस्ते राधिका जी। हाँ मैम, एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे ज्यादा सीखते हैं, उनको खेलना वैसे भी पसंद होता है। जैसे अपन बॉल्स से काउंटिंग सिखा दो, बॉल को उनका कलर बता दो, कलर्स नेम, इससे ज्यादा अच्छा सीख जाते हैं। जी, एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं, बिल्कुल सही है। नमस्ते मैम। नमस्ते अंकिता जी। भारती नाव पे। नमस्ते मैम। अगर बच्चों को कुछ भी अपन समझा रहे हैं तो उनको एनवायरमेंट से रिलेट करें, और जो भी जैसे उनको बेसिक चीज तो उनको ये है कि जैसे अपन कोई भी टॉपिक उनको पढ़ा रहे हैं तो आसपास के एनवायरमेंट से रिलेट करके पढ़ा सकते हैं। आप ट्री के बारे में जैसे उनको समझा, ट्री दिखा भी सकते हैं। स्कूल के मतलब पेड़ पौधे लगे रहते हैं, उनको बाहर ग्राउंड में ले जाएं और उनको समझाएं कि ये है ट्री। और अगर सौर के बारे में भी बता रहे हैं तो कल भी अपन मतलब पहले तो बच्चे देखते हैं अलग से, तो ले जाके बताते हैं बाहर दिखा के। जी बिल्कुल, रियल एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो ज्यादा अच्छे से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। जी, और कौन बोल रहा था? जी मैम। जी मैम। जी कंचन जी जी। मैम। जी मैम, बच्चों के लिए मस्ती ज्यादा पसंद रहती है, जैसे कोई स्पेलिंग याद करवानी हो तो उनके लिए स्लोगन का भी अपन वो रूल्स अपना सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसे स्लोगन बोलते हैं वैसे अपन स्पेलिंग भी उसकी यूज करेगा, बच्चों को बहुत जल्दी याद होती है। जैसे टेबल में भी यूज कर सकते हैं स्लोगन। सर मैम इसमें देखा है मैंने प्रभाव KG2 में। मैम 5th तक के लिए याद हो गया था स्लोगन, हमारा स्टेप अपनाते थे। आपका लास्ट सेंटेंस समझ नहीं आया कंचन जी। मैम जैसे स्लोगन बोलते हैं, नारे लगाते हैं, जी वो वाला ओके। तरीका रहता है। जैसे मैंगो की ओके, स्पेलिंग जोश ऐसे चढ़ा होता के, है, मतलब थोड़ा सा मस्ती से मस्ती धूम में धड़ाके आके, में। बिल्कुल जी बिल्कुल। उस टाइप में भी अपन याद करवाते हैं बच्चों को ज्यादा जल्दी माइंड में। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। जी निकिता जी। मैम एक्टिविटी के बाद अपन पोयम के माध्यम से भी बच्चों को सिखा सकते हैं, वो पोयम के माध्यम से सीख जाते हैं जल्दी। जी जी बिल्कुल। नमस्ते मैम। नमस्ते। जी मैम, जैसे बुक से ज्यादा बच्चे रैंडमली सीखते हैं, जैसे कुछ दीवार पे लिखा है उसको पढ़ा के, या फिर कुछ भी चीज है उनको काउंट करवा के, ऐसे बच्चे ज्यादा सीखते हैं। ऐसे जी कलर्स भी बिल्कुल, सिखाने हैं तो रैंडमली कुछ भी है तो ऐसे कलर बाहर सिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है वो स्कूल में ही सीखें या फिर बुक से ही सीखें। वेरी नाइस, बिल्कुल सोनाली जी, बहुत सही बात है कि सिर्फ किताबों तक लिमिट नहीं रखना है हमको, किताब से बाहर निकलेंगे तो बच्चे ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। उनको हाँ। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, बहुत सारी चीजें हम आसपास दिखा हाँ। के, वेरी नाइस, वेरी गुड। थैंक यू मैम। ओके, कोई और बता रहा है?
हाँ मैम, ये सी एड स्पीक के थ्रू भी हम बच्चों को सिखाएंगे। पहले देखो, फिर जोड़ो और बोलो। जोड़ने के लिए अपन क्या करेंगे मैम, किसी को बच्चे को अपन दिखाएंगे पहले कि करना क्या है, जी फिर उसको अपनी रियल लाइफ से जोड़ेंगे बच्चों के साथ, इसको ऐसे इसके साथ, तो वो जल्दी सीख जाएंगे, और फिर करके उनको बताना है। वेरी गुड, सही है जी, और बिल्कुल। उस जी दूसरे कैमरा ऑन ये करे चीज ये चीज हम थोड़े बड़े बच्चों के साथ इजीली कर सकते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं हाँ उनके हाँ लिए थोड़ा मुश्किल होता है। जी। जी बिल्कुल। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। नमस्ते मैम। जी, बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड मेथड से पढ़ाना सबसे सही रहता है। उससे बच्चों को अपन एक्टिविटी करवाएंगे तो वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं पढ़ने में। जी जी बिल्कुल, एक्टिविटी बेस्ड जब तक फिजिकली बच्चे उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे वो लोग नहीं सीखते हैं जल्दी। हाँ जी 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 मैम। बिल्कुल। नमस्ते मैम, रियल लाइफ इंसिडेंट के माध्यम से और साथ में उनको रोल प्ले करा के भी सिखा सकते हैं। सॉरी, फिर से बोलेंगे? रियल लाइफ इंसिडेंट्स के माध्यम से और स्टोरी में रोल प्ले करा के बच्चों को ज्यादा बेटर तरीके से सिखा सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, रोल प्ले और रियल यदि होता है तो बिल्कुल। काफी सारी चीजें आप लोगों को पता है, जो टीचिंग मेथड्स हैं, काफी सारी मेथड आप लोग यूज करते हैं, आपको पता है। अभी जो मुझे डिस्कस करना है, मुझे डेफिनेटली आपसे एक्सपेक्टेशन यही थी, काफी सारा कुछ आप जानते हैं। प्रॉब्लम हम लोग कहाँ फेस करते हैं कि कब कौन सी मेथड किसके साथ यूज करें। बहुत सारी मेथड आपको पता है, काफी सारी, जितना मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जितनी मैंने लिखी है मोस्टली आप लोगों ने इसको कर लिया। अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए ना। इसके बाद मैं एक बार आपसे सारी टीचिंग मेथड डिस्कस करना चाहती हूँ, कौन कौन सी मेथड कैसे होती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपके क्लास के लिए या स्कूल के लिए सुटेबल मेथड कैसे आप चूज करें। पहली लेक्चर मेथड हम सबको पता है, शायद हम सब ने जिस पढ़ा होगा हमने इसी मेथड से पढ़ा था, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तब यही मेथड चलती थी, टीचर्स का इतना इनोवेशन नहीं था। एम आई राइट दिलीप जी? जी, तो हम सब ने लेक्चर मेथड से पढ़ा हुआ है, हमने लेक्चर सुने हुए, इसलिए हमारी कैपेसिटी सुनने की बहुत ज्यादा है, आजकल के बच्चों की नहीं होती है। ठीक है, लेक्चर मेथड जिसमें टीचर आते हैं और इंफॉर्मेशन एक दिमाग से दूसरे दिमागों तक जाती है ना, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का काम होता है लेक्चर मेथड में। कुछ इसमें ये अच्छा होता है, मतलब बहुत सारा जब नॉलेज देना है, हम जब हायर लेवल पे जाते हैं तब यही मेथड काम में आती है। राधा जी आपने हैंड रेस किया, आप कुछ कहना चाहती हैं? ठीक है, लेक्चर मेथड हम सबको पता है, मैं उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, बट ये जब बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो उस वक्त काम आती है। डेमोन्स्ट्रेशन, कोई बताएगा डेमोन्स्ट्रेशन? व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड? डेमो दिखाना। इसमें मैम टीचर करके दिखाता है। जी बिल्कुल, डेमोन्स्ट्रेशन कोई भी चीज टीचर करके दिखाते हैं, ये इस तरह से होता है, बच्चे अपने सामने वो चीज होता हुआ देखते हैं। साइंस में डेमोन्स्ट्रेशन होता है, टीचर बताते हैं, है ना, लिटमस पेपर लाके बताते हैं कि ये लगाया तो ये कलर चेंज हो गया, टीचर दिखाते हैं। हर बच्चे को हाथ में नहीं देते हम, वो हम डेमो करके दिखा सकते हैं, है ना। कई बार बहुत सारी चीजें छोटे क्लास के अंदर आप बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे साइंस के अंदर करते हैं हम, यदि सॉलिड और लिक्विड के कैसे मिक्स होते हैं, तो टीचर क्लास में शक्कर और पानी मिला के मिक्स करके बताएंगे, देन नींबू डाल के। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है। ड्राइंग की जितनी चीजें डेमोन्स्ट्रेट करके होती है, टीचर ड्रॉ करके दिखाएंगे, कलर करके दिखाएंगे, शेड करके दिखाएंगे। जब आप बच्चों को कोई एक्टिविटी सिखाते हैं, टू डू एक्टिविटी, पहले आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उसके बाद बच्चे उसको काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर। आज का जो हमारा वेबिनार था, मैंने शुरू क्वेश्चन आंसर से किया था, है ना, बीच में मैंने लेक्चर डाले, लेकिन शुरुआत मैंने क्वेश्चन से आपसे क्वेश्चंस पूछे, उनके आंसर लिए उसके हिसाब से।
सो क्वेश्चन आंसर मेथड हम नर्सरी से लेके शुरू कर सकते हैं हर क्लास में। हमको सही क्वेश्चन चूज करना आना चाहिए बच्चों के साथ काम करते हुए। हम जो चीज पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चे का क्या नॉलेज है यदि आपको पता है तो आप बच्चे को उस चीज पे लेके आ सकते हैं, उसके नॉलेज के क्वेश्चन पूछ के। ठीक है, अभी आप सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप कलर सिखा रहे हैं, आप कुछ ऐसी चीजों के नाम लीजिए जो उस कलर के, जैसे मैं येलो कलर मुझे सिखाना है तो मैं उनसे पूछूंगी आपने केला देखा है, आपने सूरजमुखी का फूल देखा है? यदि क्लास में कोई बॉटल वगैरह में उसको सामने लाके अभी इनमें क्या सिमिलर है तो ये सारे येलो दिखते हैं, तो दिस इज कॉल्ड येलो कलर। वो सारे एक जैसे दिख रहे हैं, बच्चे को यदि येलो कलर नहीं पता है तो वो बताएगा ये सब एक जैसे दिख रहे हैं, बच्चा एटलीस्ट इतने कलर पहचानता है। तो हम उनसे हर एक लेवल पे, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन कैसे करने हैं, आपके क्वेश्चन बच्चों के कैटेगरी के हिसाब से बनने चाहिए। क्वेश्चन आंसर मेथड बहुत अच्छी मेथड होती है क्लास के अंदर आपका सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए, सब्जेक्ट बच्चों को समझ में आया है नहीं समझ में आया ये चेक करने के लिए, आपने कितना इफेक्टिवली पढ़ाया ये चेक करने के लिए। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए फिर आपको मेथड बीच में चेंज करने पड़े, बट क्वेश्चन आंसर शुड बी देयर। तो क्या होता है, टू वे मेथड चलती है क्लास में, बच्चे पैसिव फील नहीं करते, उनको नहीं लगता कि हम सिर्फ बैठे हुए मैडम बोल रहे हैं, वो लेक्चर मेथड नहीं करते, उसको चेंज कर सकते क्वेश्चन आंसर में। देन नेक्स्ट इज डिस्कशन। डिस्कशन कब होता है? डिस्कशन कब होता है? किसी भी चीज पे क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन भी कर सकती है। किसी भी चीज पे जब दो मत हो, अलग अलग मत हो, मतों में जब भेद हो तब डिस्कशन होता है। हम ऐसा बोल रहे हैं वो ऐसा बोल रहे हैं, फिर डिस्कशन होता है ये ऐसा नहीं है, फिर उस पे आगे चलता है क्यों नहीं है। मैं 6th 7th ऐसे पढ़ाती हूँ, मैं बहुत सारी बार क्लास में डिस्कशन करती हूँ, बच्चों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती हूँ, देन उनके आंसर्स और उनकी सोच ये इस तरह से है तो वो फिर क्वेश्चन करते हैं ये ऐसा क्यों है। तो डिस्कशन होना चाहिए। जब डिस्कशन होता है हर एक क्लास के आपके टॉपिक के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, बीइंग अ टीचर हमको ये करना चाहिए कि कुछ चीजें गलत बोलनी चाहिए क्लास में पर्पसली। देन बच्चे क्वेश्चन उठाएंगे, मैडम आपने ये कैसे बोला, ये तो ऐसा नहीं होता है सर, ये ऐसा नहीं होता है। देन डिस्कशन शुरू होगा। फिर आप हो सकता है उसको बताए, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आज का ही है। हमारे स्कूल की एवरी मंथ एक जिज्ञासा वो बुक जाती है, उसके अंदर मैंने इस बार ओशन करंट पे लिखा है। तो मैंने उसमें एक सेंटेंस लिखा है कि ओशंस आर गिविंग द मोस्ट ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर में ओशन से आती है। अभी वो बच्चों ने तो अभी एग्जाम चल रही पढ़ा नहीं, लेकिन एक टीचर ने पढ़ा। वो टीचर मुझसे, आज मैं ग्राउंड पे थी, मुझे बीच में खड़े होके मैडम ये आपने लिखा ये कैसे है? मैंने कहा ठीक है आप थोड़ा सा सर्च करके आना, अभी आप क्लास में एग्जाम हॉल में हो इसलिए अभी नहीं समझा रहे हो, आई विल डिस्कस आफ्टरवर्ड। तो डिस्कशन मतलब ऐसी चीजें, कुछ चीजें डालना, कुछ बताना, उसके बाद उसके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि ऐसा क्यों है। डेफिनेटली मेरे बच्चे भी पूछेंगे। आप में से कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? इज इट ट्रू और नॉट? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ओशन से आता है, समुद्र से आते हैं। प्लीज आंसर। पता है किसी को? साइंस टीचर होंगे तो पता होगा, या साइंस पढ़ा होगा तो पता होगा। नो तो बोल दीजिए कम से कम। चलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं आपको बताती हूँ। यस, क्यों, इसका रीजन है कि जो ओशंस हैं वो ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा ओशन है अर्थ के ऊपर, है ना? और जितनी भी मतलब वेजिटेशन अर्थ के ऊपर है उससे कई ज्यादा वेजिटेशन पानी के अंदर है। जितना हमारे पेड़ जो हवा के अंदर ऑक्सीजन देते हैं उससे ज्यादा ऑक्सीजन वो पेड़ पौधे जो पानी के अंदर समुद्र के तल में है वो देते हैं। उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो बुलबुलों के रूप में ऊपर आती है हमेशा, और वो ऊपर आके हवा में ऑक्सीजन मिलती है। तो ओशंस इस तरीके से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, डिस्कशन, जब डिस्कशन होता है। नेक्स्ट इज डिबेट। अभी डिबेट और डिस्कशन में क्या डिफरेंस है? नमस्ते मैम। जी सोनाली जी।
मैम डिस्कशन एक ही टॉपिक पे होता है और डिबेट दो अलग अलग पक्ष रहते हैं, तो कुछ लोग एक पक्ष के साइड रहते हैं और टॉपिक कुछ एक लोग होता है, दूसरे। हाँ, पक्ष अलग होते हैं। हाँ डिस्कशन में हो सकता है ये वो, फिर हम उस पे आ जाते हैं। डिबेट के अंदर डेफिनेटली एक एक पक्ष में होता है, दूसरा विपक्ष में होता है, दो अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं और उनके ऊपर डिबेट चलता है, क्या सही है क्या गलत है, ये ऐसे होना चाहिए, इकोनॉमी कैसे चलनी चाहिए। ये साइंस में डिबेट नहीं हो सकता है, साइंस में डिस्कशन होता है, एसएस में डिबेट हो सकता है ना। तो डिबेट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टॉपिक, बच्चों के साथ उनको ऐसे क्वेश्चन देना और उनके उनके सामने से वो यदि पक्ष में या अपोजिट में उनसे आंसर लेना। ब्रेनस्टॉर्मिंग, आप सबने सुना होगा ये वर्ड। यस और नो? नो मैम। यस वाले कितने हैं? नो मैम। ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने अभी आपके साथ किया प्रैक्टिकली, मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा कि विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, कौन सी सबसे अच्छी मेथड है आपके हिसाब से, और आप सबने अपने अपने तरीके से जवाब दिए, राइट। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग में कोई एक क्वेश्चन, कोई एक प्रॉब्लम या कोई एक चीज सामने रखी जाती है, उसके बाद उसके ऊपर सब लोग अपने विचार देते हैं। उस विचार के अंदर कभी भी हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, ये गलत है, उसमें गलत सही का डिसीजन नहीं होता है। हर एक को मौका मिलता है, दे ओपन अप, हर एक खुल के अपनी तरफ से अपनी बात रखता है। अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के कुछ एक तरीके होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में बहुत सारी मेथड्स हैं। वैसे बड़े क्लास के लिए पॉसिबल है, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग में फिर भी आपको बताना चाहूंगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर एक मेथड होती है, उसको बोलते हैं रॉबिन राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन के अंदर क्या होता है, बच्चे सारे साथ में बैठ जाते हैं, हर एक के पास अपना एक कार्ड होता है, उस कार्ड के अंदर बच्चा अपना एक आइडिया लिखता है। ठीक है, कोई एक टॉपिक, हम एक दो या तीन टॉपिक दे दिए, कोई एक टॉपिक, बच्चे ने अपना एक आइडिया लिखा, देन वो अपने नेक्स्ट वाले को वो कार्ड पास करेगा, और अपने सपोज राइट में पास किया तो लेफ्ट वाले का कार्ड वो ले लेगा। देन फिर वो पहले वाले ने क्या आइडिया लिखा है उसके हिसाब से उसको लगता है कि सही है गलत है, तो उसके ऊपर अपना व्यू देना, या उससे कोई चेंज, उसको आइडिया और आगे मिलता है तो उसको लिखना, फिर ये आगे चलेगा। तो जब तक सारे कार्ड सबके हाथ में ना आ जाए, सब लोग उसमें अपना ना लिख ले, उसके बाद उन सारे कार्ड्स को पढ़ा जाता है, कॉमन चीजें लिस्ट आउट हो जाती है कि ये कॉमन है, तो जो सारा निकल के आया, तो जो मेन मेन सारे निकल के आते हैं, देन उसके ऊपर डिस्कशन होता है। दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर क्वेश्चन या प्रॉब्लम दिया जाता है और उसका सॉल्यूशन सब लोग मिलके ढूंढते, सब लोग अपने अपने आइडिया बताते, सब लोग क्रिएटिव होते हैं, और उन सारे क्रिएटिव आइडियाज को फिर मिलके डिस्कस किया जाता है। इसमें एक और होता है स्टार बस्टिंग। स्टार बस्टिंग में क्या करते हैं, एक स्टार बनाते हैं, बीच में टॉपिक लिखते हैं। अभी ये किसके लिए, जैसे हिस्ट्री का कोई टॉपिक हो गया सपोज, है ना, आप यदि छोटी क्लास पढ़ा रहे हैं तो आप उसके अंदर सपोज एक कलर लिखा, हमने कलर पढ़ा रहे, हमने एक कलर लिख दिया बीच में ग्रीन, ठीक है, उसके बाद स्टार के जितने पॉइंट्स हैं उस सब पॉइंट्स में हम लोग एक एक चीज के नाम लिखेंगे, कौन कौन सी चीजें ग्रीन होती है ना, तो लीफ ग्रीन होती है। और बताइए, चलिए बताइए, ग्रीन और क्या क्या होगा, क्या क्या लिख पाएंगे हम लोग? कैप्सिकम लिख सकते मैम। वेरी गुड, कैप्सिकम। बॉटल गॉर्ड, ब्रोकली, कैबेज, चिली। वेरी नाइस। और और क्या होता है बताइए? वेजिटेबल्स हो गई, उसको साइड में, और कोई चीज सोचिए। हरी घास होती है। घास हरी होती है, वेरी गुड। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए। पेड़, मोरवी जी बता रहे हैं क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर क्लोथ्स को हम बोल सकते हैं। जी सौरभ जी,
तो क्या सौरभ जी आपने हैंड रेस किया था, बताइए। मैम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो टीचर्स आंसर दे रहे हैं वो बोलने के बाद अपना माइक वापस से बंद कर लें। जी मैच हो रहा है। सारे टीचर गुआवा ग्रेप्स, जी गुआवा ग्रेप्स ग्रास, प्लीज आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए बोलने के बाद, ताकि दूसरे की आवाज क्लियर सुनाई दे। ग्रीन मैंगो होते हैं कच्चे वाले। जी बिल्कुल। देखिए हम वेजिटेबल्स पे गए, हम फ्रूट्स पे गए, हम ग्रास पे गए, फिर वी कैन गो टू एनिमल्स, वी कैन गो टू बर्ड्स। लेडी फिंगर तरबूज पैरट, जी बिल्कुल। इस तरह से आप एक के बाद दूसरे, दूसरे से तीसरे, एक चीज के लिए बहुत सारी चीजें ले, मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण लिया है, ग्रीन कलर। कितने सारे टॉपिक होते हैं, कितनी सारी चीजें होती है। अभी सिंपल नंबर को लेके दो चीजें, हमेशा दो के पैर में कुछ होता है, वो क्या है? टू की पैर, टू नंबर सिखा रहे हैं हम, टू के पैर में क्या क्या होता है? मैम जूते। जूते, वेरी गुड। के भी होते हैं जो सॉरी, अभिनंदन जी, पेरेंट्स, बिल्कुल। नहीं है छोटी आईज, ईयर्स, इयररिंग्स, वेरी गुड। शूज, सॉक्स, ईयरफोन, वेरी नाइस। ईयरबड्स, सी दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। आई होप प्रैक्टिकली आप इसको समझ गए। जी जी बिल्कुल। आई होप स्लीपर्स, प्रैक्टिकली आप लोग सब लोग समझ गए व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट? क्लियर है? ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का स्टार बस्टिंग मेथड था, ठीक है। इसके बाद एक होता है थिंक, पेयर एंड शेयर। एक और तरीका है, हम ये कर सकते हैं प्रैक्टिकली। हम लोगों ने जब हम लोग वहां पे कुंडलपुर मिले थे, तब हम लोगों ने ये किया था। हम लोगों ने ग्रुप्स बनाए थे, आपके याद हो तो। वी यूज टू चेंज ग्रुप, है जैसे एक क्लास बदलती थी, आपके ग्रुप चेंज हो जाते थे, पता है? वो हमने हमारी तरफ से बनाए थे। लेकिन इस तरह से आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में भी क्लास में बच्चों के ग्रुप्स, पहले क्या होता है कि आप एक क्वेश्चन दीजिए, लेट इंडिविजुअल डिस्कस, अपने खुद से डिसाइड कर ले, अपना लिख ले। उसके बाद बच्चे दो दो की पैर में, फिर वो दोनों आपस में डिस्कस करें, देन दोनों किसी एक उस पे पहुंच जाए कि ये सही ये गलत, हम इसको हटा देते हैं, अभी ये हमारे लिए फिजिबल है आंसर इसके लिए। देन उनका 4 का ग्रुप बनता है। निकिता जी प्लीज माइक को ऑफ कर दीजिए। हाँ, उनका 4 का ग्रुप बनता है। देन वो 4 मिलके फिर डिस्कस करेंगे कि हाँ इसमें से ये सही है ये गलत है, फाइनली ये चीजें हो सकती है, इसको हटा दो, ये आंसर सही है। इस तरह से करके ये ब्रेनस्टॉर्मिंग, बट ये थोड़े बड़े लेवल पे, अभी छोटे क्लास में करना हो तो आप कैसे करेंगे इस ब्रेनस्टॉर्मिंग को? हम क्या कर सकते हैं, कुछ पजल्स यदि आपके पास खिलौने हैं तो लीजिए, या जैसे आप, हमने शेप्स ले लिए, शेप सिखा रहे हैं आप, एक शेप लिया सर्कल। हम ये कर सकते हैं, हर एक बच्चे को अलग अलग देना है कि आप अपना एक शेप चूज कर लो। एक बच्चे ने सर्कल चूज किया, उसको बोलो आप सबसे पूछ लो और किसका सर्कल है, उन सबसे आके मिल लो, सर्कल वालों का एक ग्रुप बना लो। उन्होंने ग्रुप बना लिया। अब आप इस क्लास में कितनी सर्कल चीजें दिख रही हैं वो इकट्ठी करो या उनके नाम लिखो। मैथ्स में आप पढ़ा रहे हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप कलर के साथ कर सकते हैं, आप नंबर्स के साथ कर सकते हैं। आपके पास क्या खिलौने हैं, आप क्या पढ़ा रहे हैं, उसके हिसाब से आप इस गेम को अपने हिसाब से फोल्ड मोल्ड कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। आपको उनको अलग अलग टॉपिक देना है, लेट देम फाइंड आउट। मैंने सर्कल बोला, अभी सर्कल चीजें क्लास में कितनी दिखाई दे रही है, कितनी होती है, बच्चों को बोलो लिस्ट।
मैम वॉइस नहीं आ रही है। मैम डिस्कनेक्ट हो गया लगता है, वो दोबारा जुड़ेंगे। फोन तो नहीं आ गया मैडम का? फोन वगैरह की दिक्कत तो नहीं है? डिस्कनेक्ट हो गए, वो कनेक्ट हो गए। क्या नहीं हो रहा? नहीं मैम तो खराब ही आते बाकी ये जो दो चार लोग हैं जो है ना, कैमरा ऑन नहीं किया, दिक्कत क्या है इन लोगों को? मेघा, दुबे जी, पिंकी, प्राची, कैमरा ऑन क्यों नहीं है आप लोगों के? मेघा, रक्षा, गुवारा स्कूल। जब भी अपने कैमरा ऑन रखेगा, आप लोगों का फेस नहीं दिखेगा तो हम तो ऐसे ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, ऊपर से उसमें भी आप लोग अपना कैमरा ऑफ रख रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा? शालिनी डांगी मैम, संस्कार इंटरनेशनल से कैमरा ऑन कर लीजिए। शालिनी डांगी, इनका तो शुरू से, शालिनी जी का शुरू से कैमरा ऑफ है। एक्चुअली वो में भी मैम देखिए ट्रेवल कर सभी का रही नाम हैं। डाल रहे हैं। अनुनायक मैडम, विद्यायतन अनीता स्कूल से कैमरा अनीता ऑन कीजिए। अनीता तुम एक काम करो, जो भी जिन स्कूल के ऑनर्स है ना, आप उनसे बात करके उनको बोलो, वो अपने टीचर्स को बोलेंगे, क्योंकि एक एक को तुम बोलोगे तो बहुत प्रॉब्लम रहेगी, वो सीधे अपने टीचर्स को बोलेंगे। क्योंकि ये तो अपने आप ही पता होना चाहिए कि क्लास में हम लोग हैं तो हमें कैमरा ऑन करके चलने, और फर्स्ट टाइम तो क्लास ले नहीं रहे हैं हम लोग, और मैम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम इतना सपोर्ट तो बनता है ना हमारा कि हम कैमरा ऑन कर लें। दिलीप जी, विवेक जी, अभिनंदन जी, आप लोग सब लोग जो भी इसमें हैं, आप लोग सब देखिए आपके क्लास में से कौन कैमरा ऑफ कर रखा है। हाँ मैम, ये संस्कार से सभी किए हैं कैमरा ऑन, बस एक टीचर हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं मैम, तो इस वजह से उनका इशू है, थोड़ी देर में जो वो भी ऑन है कर तो लेंगे। मतलब उस चीज के लिए आपको थोड़ा सा, आपने भी ऑन कर रखा है ना कैमरा? हाँ है ना हाँ, ऑन। तो वही बात तो मैं कह रही हूँ कि तो फिर हमें सबको कैमरा ऑन करने में क्या इश्यू है? सबका है मैडम, एक टीचर का प्रॉब्लम है, उन्होंने बता नहीं, दिया। कुछ लोगों का बंद है अभी। बात ही कर रहे हैं। थोड़ा नेट इश्यू की वजह से मैम डिस्कनेक्ट हो गए हैं और कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? चलिए, तब तक कौन बताएगा रोल प्ले के बारे में मैम ने क्या बताया? हैंड रेस कीजिए और आंसर कीजिए। रोल प्ले में क्या एक्सप्लेनेशन हुआ, कैसे रोल प्ले से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं? अभी रोल प्ले नहीं बताया सर। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या एक्सप्लेन किया मैडम ने? वो सर ग्रुप के माध्यम से बच्चों को छोटे छोटे समूह में ब्रेन स्टॉर्मिंग के संबंध में बताइए। डिस्कशन अलग चीज है। who will tell me ब्रेन स्टॉर्मिंग? माइक ऑन कीजिए और बोलिए एक एक करके। जी, सनमति किड्स पटेरा जी। सर, ब्रेनस्टॉर्मिंग में मैम ने बताया कि एक टॉपिक देना होता है, उसके बाद बच्चे सब उसमें डिस्कशन करते हैं अलग अलग।
कोई भी अपन कलर सकते हैं या गेम्स के नाम भी दे सकते हैं, मतलब जिस टॉपिक पे हो उस चीज को दे सकते हैं अपन। फिर सबका डिस्कशन होगा, उसके बाद रिजल्ट निकलेगा कि बच्चों को क्या आइडिया, उसके बाद हमें क्या बताना है। जी वेरी गुड। और कोई बच्चों में ब्रेनस्टॉर्मिंग मैथ करना, एक एक करके। बोलने की क्षमता बढ़ाना ब्रेनस्टॉर्मिंग है। संदीप जी बोलिए पहले, संदीप जी। बाकी बच्चों में लोग नए बंद करें। विचारों को समझाना, उसके द्वारा उनको सिखाना, बोलने की क्षमता बढ़ाना ब्रेनस्टॉर्मिंग है। जी भारती जैन जी, PCJMS गुवारा, आप बताएं। भारती जैन मैम। इससे मतलब हमने किसी एक चीज को मतलब दिया कि जैसे कलर दे दिया या फिर काउंटिंग दे दी, उस चीज के बारे में बच्चों से अलग अलग पूछना कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। जी रुपिन नेट चालू થયો? मैम आपकी आवाज आ रही है। मैम किसी एक प्रॉब्लम को सामने रखकर उसका अलग अलग लोगों से आइडिया लेकर उसकी प्रॉब्लम का हल निकालना। एक प्रॉब्लम को लेकर फिर उस पे बच्चों के ब्रेन में स्टॉर्म करने का। स्टॉर्मिंग क्या होता है? स्टॉर्मिंग मींस एक अपन धक्का दे रहे हैं ब्रेन में, मतलब कुछ सोचने को मजबूर कर रहे हैं बच्चों को, हाँ जी सर। कोई भी टॉपिक दे करके। यस ठीक सर। है। पूजा साहू मैडम ने बताया या मानसी जैन मैम? पूजा साहू। हाँ तो एक टॉपिक लीजिए, मतलब इसी का एक उदाहरण दीजिए। क्या टॉपिक आप दे सकते हैं आपकी क्लास में? जैसे सर 2 पेयर्स हो गए, मतलब 2 पेयर्स में क्या क्या होता है। हाँ जी मैडम बैक हो चुकी हैं, प्लीज मीनाक्षी मैम। जी थैंक यू वेरी मच सर। Recording in progress. मैम आपके 2 डिवाइस एक साथ आ रहे जी हैं। जी 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 अब ठीक है। एक्चुअली लैपटॉप नहीं कनेक्ट हो रहा था, आई थॉट मोबाइल कर लूं, वाईफाई ऑफ हो गया था लाइट की वजह से, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, टेक्निकल इश्यूज था, कोई बात नहीं। हम मैडम लोग इट ब्रेन इज स्टॉर्मिंग इट कर इज रहे थे, कॉल्ड आई होप मर्फी ब्रेन लॉ। स्टॉर्मिंग का रिवीजन भी हो गया, क्लियर है सबको? जी जैसे सर कह रहे थे, स्टॉर्मिंग मीन्स लिटरली ब्रेन के अंदर तूफान मचाना, बहुत सारी चीजें। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, आप लोगों ने इतनी सारी चीजें सोच ली, आप बोले शायद एक एक, लेकिन उसके सिवाय भी आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ चुकी होंगी, सही है? बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ गई इस एक को लेके। तो एक टॉपिक को लेके ये एक हमने मतलब केजी नर्सरी के हिसाब से किया, ऐसे आप अपने टॉपिक के हिसाब से बहुत सारे इस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब बहुत सारे वे हो सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के, ठीक है? नेक्स्ट इज रोल प्ले। रोल प्ले मतलब बेसिकली आपको पता है रोल प्ले करना। अभी इसमें मैं दो चीजें एक साथ में, सिमुलेशन भी है, मैं दोनों को एक साथ बताती हूँ, हम दोनों को स्कूल में एक साथ कैसे कर सकते हैं। हम नर्सरी केजी सेक्शन में जनरली बच्चों को आसपास के माहौल से, नेबरहुड से बताते हैं, मतलब रिकॉग्नाइज करवाते हैं कि डॉक्टर क्या होते हैं, इंजीनियर क्या होते हैं, वेजिटेबल वेंडर क्या होता है, ग्रोसरी वेंडर क्या होता है ना, हम ये चीजें करते हैं। हम बच्चों को पूछते हैं आप गए हैं कभी ये, हम इसको प्रैक्टिकली स्कूल में कर सकते हैं। हमको ये करना है, किसी 2 या 3 बच्चों को
आपको वेजिटेबल वेंडर, फ्रूट वेंडर है या ग्रोसरी वेंडर है वो बना देना है। बाकी बच्चों को सिमुलेट करेंगे। सिमुलेशन मतलब क्या होता है? सिमुलेशन मीन्स किसी चीज से उसको उद्दीप्त करना, मतलब उसको जगाना, या किसी के अंदर जैसे कोई बहुत अच्छी सी खुशबू आई है ना, आपका फेवरेट खाना है, यदि आप कहीं से निकले डोसे बन रहे हो, डोसे की खुशबू खुशबू आई तो आपको तुरंत अंदर इच्छा हो जाती है खाने की, है ना। गरम गरम कचौरियां तल रही है, उसकी खुशबू आई तो सोच के भी हम स्टिमुलेट हो गए, सबके मुंह में पानी आने लगा होगा, राइट। दिस इज कॉल्ड सिमुलेशन। तो इस तरह से बच्चों को हम जो चीज सिखा रहे हैं तो वो स्टिमुलेट करना है, उनके लिए सिमुलेशन ऐसे तैयार करना है कि वो लोग एग्जैक्टली उसकी तरफ उनका ब्रेन मुड़ जाए, वो देख। तो रोल प्ले और सिमुलेशन दोनों एक साथ हो सकता है। हमने 30 बच्चों की क्लास है, आपने 4 बच्चों को अलग अलग वेंडर और ये बना दिए, उनके सामने सब्जियां वगैरह रख दी, एक्चुअल रखिए, आपके पास यदि प्रोटोटाइप है, प्ले टॉयज हैं तो रखिए, वॉट एवर इज, आप उसे रख दिया। उसके बाद बाकी बच्चों को आप हाथ में नोट बना के दीजिए, नकली नोट आजकल मिलते हैं, जाइए और सब्जी खरीद कर लाइए, देन हिसाब करना। ये हम सेकंड थर्ड फोर्थ तक कर सकते हैं, जब उनको हम किलोग्राम ग्राम सिखा रहे हैं, हम उनको रुपया पैसा सिखा रहे हैं, वी कैन डू दिस, एक्चुअली इसको कर सकते हैं। तो जो बच्चे रोल प्ले कर रहे हैं, वो सब्जी वाले का रोल कर रहा है, वो दुकान वाले का, ग्रोसरी का रोल कर रहा है, वो अपना रोल, वहां पे उसको क्या बोलना है, किस चीज का भाव बताना है, किलोग्राम करना है, वो बोलना सीखेगा। वो हमें उसको भी बिल्कुल मिमिक करेगा जो उसने एक्चुअल देखा है जब वो गया है। तो हम सुपरमार्केट बना सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, हम खाली चीजें रख दे, किसी को ना रोल पे करे, अकेला सिमुलेशन। जाइए अभी अपनी चीजें परचेज करके लाइए, उसका बिल बनाइए, सामान दीजिए, वहां पे एक पर्सन खड़ा करेंगे जो पैसे कलेक्ट करेगा, जो उनको सामान भर के देगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, तो ये रोल प्ले और सिमुलेशन दोनों एक साथ चल सकता है। इसके अलावा रोल प्ले यदि आप लोग मतलब पोयम वगैरह कर रहे हैं तो उसमें जब 2 पार्ट होते हैं, जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, तो एक जॉनी बनेगा, एक पापा बनेगा। हर एक छोटी चीज में आप रोल प्ले डाल सकते हैं। आप जो पढ़ा रहे हैं आपको सोचना होगा कि ये इसमें सुटेबल है कि नहीं है, कैसे सुटेबल है, उसको करना है, ठीक है। गेम्स, आप लोग जानते हैं गेम्स बहुत सारे होते हैं, हम आगे जब दूसरे वेबिनार करेंगे तो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कैसे गेम करना है, आप काफी सारे गेम करते हैं, मुझे पता है, मैंने देखा है, तो दैट विल डिस्कस एट दैट टाइम इन डिटेल, बट गेम्स यू आर अवेयर, एक्टिविटी आप लोग बहुत सारे जानते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ कर सकते हैं, जहां पे बच्चे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके कुछ करते हैं। हम जैसे क्लास के अंदर आप नंबर सिखा रहे हैं, या आप कलर सिखा रहे हैं, आप शेप सिखा रहे हैं, तो वहां पे आप कोऑपरेटिव लर्निंग बता सकते हैं। पर्टिकुलर किसी ग्रुप को कोई एक टॉपिक दे दिया, उनको हम प्रोजेक्ट घर से करके लाने को, जैसे सपोज हम लोग करते थे, वी यूज टू मेक कि हम वेजिटेबल डे मनाने वाले हैं, या हम फ्रूट्स डे, तो सबको कि अपनी मर्जी के फ्रूट्स या अपने पसंद के फ्रूट्स या अपने पसंद के वेजिटेबल लेके आना है। फिर जब वो आ गए, देन आपको अभी ग्रुप बनाना है, पोटैटो वाले कितने इकट्ठे हो गए, चलो पोटैटो वाले अब बताएंगे कि इस पोटैटो से क्या क्या चीजें बनती है, वो कॉपरेट करके वो लिस्ट बनाएंगे कि आलू पराठा बनता है, समोसा बनता है, सब्जी बनती है, तो दे विल मेक लिस्ट कि इससे हम इतनी चीजें, हमको ये पसंद है, आलू बड़ा। तो फिर इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, बहुत सिंपल चीजें हैं आपके लिए, बहुत सिंपल, बहुत इजी चीजें, थोड़ा सा क्रिएटिव वे में चेंज हो जाएगा, लेकिन बच्चों के लिए बहुत इंपैक्ट होता है, क्योंकि जब वो एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं, खुद सोचते हैं, खुद आंसर देते हैं, ठीक है। एक है बज ग्रुप, बज ग्रुप के अंदर थोड़े बड़े क्लास के साथ हो सकता है, सिमिलर टू ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेकिन इसके अंदर बच्चे आपस में डिस्कशन करके किसी एक चीज को, इसमें हम जब आप लिटरेचर सिखा रहे हैं यदि बच्चों को, तो उनको एक एक टॉपिक दे दिया, मुंशी प्रेमचंद दे दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब उनके बारे में आप क्या जानते हैं, कितनी इंफॉर्मेशन है, या आप कॉम्पो सिखा रहे हैं तो आप 2-3 कॉम्पो अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग ग्रुप को दे दिए, है ना। आपको दिवाली दिया है, आपको होली दिया है, आपको साइंस दिया है, यूज ऑफ साइंस इन डेली लाइफ, देन अभी कब, क्या, कैसे, क्यों, फायदे, नुकसान, सिर्फ ये टॉपिक दे दिए, अब इसको ढूंढो, इसकी पूरी लिस्ट बनाओ, देन यू प्रिपेयर कॉम्पो, हर एक ग्रुप आपस में डिस्कस करेंगे, देन दे विल मेक कंप्लीट, उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन। तो ये बजिंग ग्रुप थोड़ी बड़ी क्लास के साथ इस तरह से आप अपनी क्लास में इसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, आप क्या सिखा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रही हूँ क्योंकि आगे मुझे थोड़ी और बहुत अच्छी चीजें बाकी है इसलिए। एक्सपेडिशनरी लर्निंग, ये आप लोग करते हैं, बच्चों को एक्चुअल जगह पे बाहर ले जाके दिखाना।
हम उनको डाकघर दिखाने ले जाते हैं, हम बैंक दिखाने ले जाते हैं, हम कुछ ऑफिसेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस दिखाने ले जाते हैं, गार्डन्स में ले जाते हैं, टेम्पल्स में ले जाते हैं, बहुत सारी जगह जहाँ पे बच्चों को एक्चुअल ले जाके दिखाया जाता है। वो एक्सपेडिशनरी लर्निंग, वहां पे बच्चे सिर्फ उन चीजों के बारे में नहीं, लेकिन वहां कैसे जाया जाता है, वहां पे क्या रूल्स होते हैं, क्या रूल फॉलो करना, क्या नहीं करना, कहाँ पे किस तरह से बिहेव करना, ऐसी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। पजल्स, पजल्स मतलब केजी सेक्शन के लिए बहुत सारी रेडीमेड पजल्स आती है, लेकिन आप उसके अलावा अपने हिसाब से आप खुद पजल्स तैयार कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। बहुत सारे वेज होते हैं, जैसे आपने एक पिक्चर बना लिया, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन ले, और उसके बाद उसको किसी मतलब वो उसके पीछे की तरफ आप अपनी कुल्फी की स्टिक्स होती है, जो आइसक्रीम स्टिक्स, कैंडी स्टिक्स, उसको चिपका दीजिए और फिर हर एक स्टिक को अलग कर दीजिए, काट के अलग अलग हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, देन उन स्टिक को साथ में रखेंगे तो पूरा पिक्चर बनेगा। ये एक मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं अपनी पजल्स बनाने के। तो यू कैन मेक पजल्स लाइक दिस, और आप अपने टॉपिक को, अपने टॉपिक का पिक्चर उस पर, जब वो पिक्चर कंप्लीट होगा देन दे विल लर्न समथिंग। पजल रेडीमेड भी यूज कर सकते हैं, आप अपने आप भी बना सकते हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ये फिर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग से रिलेटेड है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत सारी चीजें चेंज होती है। बच्चों को, जैसे मैंने अभी आपको एक पहले एग्जांपल दिया था, दैट विल बी इंक्लूड इन इंक्वायरी बेस्ड ऑल्सो, कि आपने बच्चे को दे दिया कि सर्कल चीजें कौन सी होती है, हमने अभी एग्जांपल लिया है ना, इस कलर की चीजें कौन कौन सी होती। हर एक बच्चा अपने तरफ से इंक्वायरी करे, या उसको हम घर से ढूंढ के लाने को, जैसे हम नंबर सिखाते हैं। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। बच्चों को आपने नंबर सिखाए, अभी गिनती कैसे करना बताना है, बच्चा घर पे जाके गिने, तो आप उनको होमवर्क दीजिए कि आपके घर पे स्टील के ग्लास कितने हैं, कांच के ग्लास कितने हैं, आपके घर में कुर्सियां कितनी है, खिड़की दरवाजे कितने हैं। गिव देम, कि जिसमें बच्चों के पास बहुत सारे चीज गिनने को होगा, वो घर जाके गिनेगा, एक्चुअल चीजों को देखेगा, उस शेप को समझेगा, वो घर पे डिस्कस करेगा। आपके घर पे कितने, आप उनको डेट सिखा रहे हैं, कैलेंडर सिखा रहे हैं, कौन से महीने कौन सा डे आता है, होमवर्क दीजिए उनको। ये इंक्वायरी बेस्ड हो जाएगा कि आपके घर के जितने मेंबर्स हैं उनके नाम लिखिए, उसके सामने उनकी बर्थ डेट लिखिए, और कैलेंडर लेके बैठिए और देखिए कि किसका बर्थडे किस दिन पे आ रहा है इस साल में। लेट देम फाइंड आउट, कैलेंडर टर्न करने दो, डे देखने दो, वो कैलेंडर देखना सीख जाएगा बच्चा। तो ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, अपने आप उनको एक टॉपिक दे दो, लेट देम इंक्वायर। अभी इसको आप अपनी क्लास में कैसे यूज करेंगे, मैंने आपको एक दो एग्जांपल बताए। जब आप लिख रहे हैं, आपके दिमाग में जो भी आता है ना, यू शुड राइट डाउन कि आप इसको कैसे यूज करेंगे। मैं आपसे अभी पूछने वाली हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ, आप कोशिश करिएगा। केस स्टडीज, छोटे बच्चों के लिए केस स्टडीज इतना यूजफुल नहीं होता है, ये बड़े क्लासेस में होता है। कि अदरवाइज हम बच्चों को जैसे जो सिखा रहे हैं कि आपके घर में ग्रीन कलर सिखाया, तो आपके घर में ग्रीन कितनी चीजें हैं, आपके पास कौन कौन से कपड़े ग्रीन है, कौन कौन से खिलौने ग्रीन है। तो वो ये केस स्टडी, एक केस दिया है कि ये कैसा है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के लाना। मैं आपको सिंपल सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने टॉपिक के हिसाब से उसको करिएगा। असाइनमेंट या प्रोजेक्ट, ये हम सीनियर केजी, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड, मैं नर्सरी में असाइनमेंट देती थी। मैंने ए फॉर एप्पल सिखाया, उसके बाद पेरेंट्स को हेल्प करना है, बच्चों को न्यूज़पेपर लेके बैठना है कम से कम 2 या 3 दिन के, उसमें ए से स्टार्ट होने वाले जितने पिक्चर दिख रहे हैं, उनको कहीं एरोप्लेन दिख गया, कहीं पे एक्स दिख गया, जो भी दिख रहा है, कोई पर्सन उसका नाम ए से शुरू हो रहा है, तो उस पर्सन का फोटो, उसके नीचे उसका नाम लिखिए। तो आप ए से रिलेटेड जितने पिक्चर न्यूज़पेपर मैगजीन से मिलते हैं, उसके निकाल के काट के चिपका के लाइए। और यदि आप ड्रॉ कर सकते हैं पेरेंट्स, तो आप ड्रॉ करके उसको दीजिए, बच्चा उसमें कलर करके लाएगा। तो हम नर्सरी क्लास में भी असाइनमेंट दे सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं, बट इट शुड बी क्रिएटिव, उनके लेवल के हिसाब से दे कैन डू। डिस्कवरी, कोई हम जनरली दिवाली वेकेशन वगैरह में ये बच्चों को देते हैं, ये मेथड यूज करते हैं। या जैसे मैं करती हूँ, तो मैं लेसन शुरू होने से पहले, क्योंकि 6 7 को पढ़ा रही हूँ, तो लेसन शुरू होने से पहले उनको देती हूँ कि इस बारे में आप ढूंढ के लाइएगा, है ना। अभी एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे वेल वाटर सोर्सेस के बारे में बात कर रही थी। मैंने बच्चों से पूछा, आपने कुएं का पानी पिया है? बच्चे बोलते हैं ना। मैंने कहा, आप सब लोग रोज कुएं का पानी पीते हैं? बोले कैसे मैम? मैंने कहा, आप लोग बोरवेल यूज करते हैं। वेल एंड बोरवेल आर द सेम थिंग। पहले पूरा कुआं खुदा होता था, खुला होता था, उसमें से पानी निकाला था। अब हम लोग एक पाइप नीचे डाल देते हैं और मोटर से पानी उसमें खींच लेते हैं। इट इज कॉल्ड बोरवेल। तो इट इज सेम वेल, हम सब कुएं का ही पानी पीते हैं।
तब बच्चों को समझना है कि यस वी आर यूजिंग वेल वाटर, अंडरग्राउंड वाटर हम यूज करते हैं, ये रियलिटी कोई उसको समझता ही नहीं, हम सब यूज करते हैं फिर भी। तो ये लेट देम फाइंड आउट आप कहाँ से पीते हो, कौन सा पानी, देन यस मैम आप सही बोल रहे हैं। उनको उनके रियलिटी लेट देम डिस्कवर, इस तरह के क्वेश्चन टॉपिक के हिसाब से उनको देना ताकि वो उस रियलिटी को बाहर निकाल सके। बेसिकली इतनी मेथड्स होती हैं जो जनरली क्लास में यूज होती है। इसमें से किसी मेथड में कोई किसी को क्वेरी, कोई क्वेश्चन है? इज इट क्लियर? मैम थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, ये प्लीज बज ग्रुप के बारे में थोड़ा बता दीजिए। बज ग्रुप मतलब बच्चों को हम लोग फ्री देते हैं कि आपस में डिस्कशन करें। हमने एक टॉपिक दिया और उनको आपस में डिस्कशन करने दिया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कॉम्पो हमको सिखाना है ना? तो हमने 4 ग्रुप बना दिए क्लास में। 4 ग्रुप के अंदर एक ग्रुप को हमने दिया कि दिवाली पे कॉम्पो बनाना है। अभी बच्चों को हमने बता दिया आपको दिवाली के बारे में सब कुछ लिखना है, कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, आपको जो जो पता है इसके बारे में सब। तो बच्चे आपस में इकट्ठे होंगे, 5 बच्चों का ग्रुप बना, एक बोलेगा इस दिन मनाते हैं, दूसरा ये, तो वो लोग नोट डाउन करते जाएंगे, सारे मिलके सब लोग अपने अपने, तो आपस में डिस्कशन करेंगे, ये लिखना चाहिए, ये ऐसे लिखना चाहिए। क्योंकि बच्चे एक जैसे नहीं होते, एक बच्चा है वो कोई एक चीज बता रहा है लेकिन उसको सेंटेंस फॉर्म नहीं करना आ रहा है, तो दूसरा बच्चा उसको हेल्प करेगा। एक बच्चा लिख अच्छा सकता है, वो उसके सेंटेंस करेक्ट करेगा, उससे स्पेलिंग करेक्ट करेगा। आपस में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। तो हम दे जो आर ग्रुप फ्री टू बनाएंगे, स्पीक, दे आर जी फ्री टू डिस्कस एंड स्पीक, मींस ये यस हुआ मतलब क्लास। यस बिल्कुल, बज मतलब वो बजिंग जो जी जी। भिनभिनाहट होती है, भिनभिनाहट होगी हम उसी के लिए अलाउ कर रहे हैं। और ये चीज बच्चों को एक बार यदि ये दे दिया उसके बाद बच्चे बहुत सारा सीख जाते हैं। तो जब आप चुप रखेंगे तो वो चुप भी रहेंगे, बिकॉज हमने उनको टाइम बोलने को दिया है, इसलिए वो चुप रहने के लिए भी तैयार होंगे। जी जी जी। और आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे। थैंक यू मैम। थैंक यू। किसी और को कोई क्वेरी है? आप लोग सोच पाए आपकी क्लास में कौन से टेक्निक कैसे यूज होगी? जी तमन्ना जी फिर से बोलिए। एक्सपेरिमेंटरी लर्निंग है ना, एक बार और रिपीट कर दीजिए, बता दीजिए। आई एम नॉट गेटिंग। एक्सपेरिमेंटरी लर्निंग है ना, रिपीट कर दीजिए। अनिता जी हेल्प कर सकती हैं? आपको क्या बोल रही हैं? वो बोल रही हैं एक्सपेडिशनरी लर्निंग के बारे में, बाहर जाकर के सिखाते हैं। आप जब बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस में लेके गए, डाकघर में लेके गए, ठीक है, हम बच्चों को ले आते हैं, तो डाकघर में जब हम ले जाते हैं, हम उनको जब लेकर जा रहे हैं, हम उनको यदि बस में लेके जा रहे हैं तो हम उनको लाइन में चढ़ाते हैं, उनको लाइन में चढ़ना है, बैठना है, वहां पे लाइन में उतरना है। उनको जब बताया जाएगा उनको वहां खड़े होकर सुनना है, जब उनको टाइम दिया जाएगा उनको क्वेश्चन पूछना है, तो वहां पे बच्चे बिल्कुल वैसे फॉलो करते हैं जैसे आप बोलते। तो कभी बच्चा अपने आप यदि कभी जाएगा तो इस तरह से बिहेव नहीं करेगा, उसको वहां का माहौल नहीं पता है कि उनसे कैसे बात करना है। बच्चा प्रैक्टिकली आपको देखकर सीखेगा, वो जो सारा उसमें जब वो पार्टिसिपेट करेगा वो सीखे। हम उनको सपोज सुपर मार्केट लेके गए उनको बाहर दिखाने के लिए कि सुपर मार्केट कैसा, बच्चा आपके साथ में जाएगा, कितनी चीजें मिलती देखेगा, देन विल आस्क क्वेश्चन। बहुत सारी चीजें होती है जो बच्चे बाहर जाने के बाद वहां पे वो पर्सन कैसे बात करता है, वो कैसे दिखाता है, आप यदि उनको कोई जिस जगह पे लेके गए वहां पे किस तरह का माहौल है और किस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, बच्चा वहां वैसा बिहेव कर। मंदिर लेके गए तो उसको चप्पल बाहर उतारना है, लाइन में जाना है, दर्शन करना है, तो बच्चा ये सारी चीजें प्रैक्टिकली सीखता है। ठीक है, अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी हमने बहुत सारी मेथड सीख ली, अब इन मेथड को थोड़ा सा कैटेगराइज कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मतलब टीचिंग मेथड है, उसमें आप जो लेफ्ट साइड देख रहे हैं दिस इज टेलिंग मेथड, जिसको सिर्फ बोलकर सिखाया जाता है। तो लेक्चर मेथड आ जाएगी, डिस्कशन मेथड आ जाएगा और स्टोरी टेलिंग इसमें आ जाएगा। ठीक है, दीज आर द मेथड जहाँ सिर्फ बोलने का काम है और कोई काम नहीं है। विजुअल मेथड में टेक्स्ट बुक है, आप उसमें दिखा सकते हैं, बच्चे उसमें पढ़ेंगे। आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तब बच्चे देखकर सीख रहे हैं। या सुपरवाइज स्टडी जहां पे कुछ बच्चे खुद कर रहे हैं, आप उसको सुपरविजन कर रहे हैं और फिर आप उनको हेल्प कर रहे हैं, दे डू एंड लर्न। तीसरा एक्टिविटी बेस्ड, जहाँ प्रैक्टिकली सब कुछ करने को दिया जाता है,
पजल्स वगैरह हो गए, आपके प्रोजेक्ट हो गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारा कुछ इसमें एक्टिविटी बेस्ड में आ जाएगा। देन लास्ट इज मेंटल मेथड, जहाँ पे सिर्फ दिमागी तौर पे बच्चा सोकर, यहाँ पे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, ये मैं एक आपको समझाना चाहूंगी इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड क्या होती है। इंडक्टिव मेथड वो होती है जहां पे किसी एक स्पेसिफिक चीज से हम उसको जनरलाइजेशन पे ले जाते हैं। एक एग्जांपल, जैसे आपने बच्चों को क्लास में नाम दिए कैट, फिश एंड पैरट, ठीक है, ये इंडक्टिव आपने बताया। अभी बताओ चलो इनकी क्या क्वालिटीज होती है, कैट कहाँ रहती है, फिश कहाँ रहती है, पैरट कहाँ होता है, ठीक है। आप उनसे क्वेश्चंस पूछते जाइए, किसके पंख होते हैं, मतलब वो पंख है, पैर है, आवाज है, बहुत सारी बातें उनका डिस्कशन हो जाए। देन हम उसको कि ये टेरेस्ट्रियल है, ये एक्वाटिक है और ये एरियल है, ठीक है, हम उसको स्पेसिफिक से जनरलाइज पे ले गए। डिडक्शन मेथड, हम जनरल चीजें पहले बताए और उसके बाद स्पेसिफिक पे आप उनको पहले डेफिनेशन बताए कि जो हवा में उड़ते हैं उनको एरियल बोलते हैं, तो इसके अंदर पैरट भी आता है, इसके अंदर क्रो भी आता है। आप तो ये डिडक्टिव मेथड कि जब जनरल चीजों से आप उनको स्पेसिफिक पे लेके आए कि पैरट एरियल है, फिश एक्वाटिक है, ठीक है। तो दिस आर द टू मेथड। क्लास में जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपको डिसाइड करना है, यदि आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो डिडक्टिव मेथड बेटर रहेगी, क्योंकि ग्रामर में पहले आपको रूल सिखाने पड़ेंगे, डेफिनेशन बतानी पड़ेगी कि नाउन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप उस तरह से चल सकते हैं। अभी नाउन का एग्जांपल आया, मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले लेती हूँ। आपने से कितने लोगों ने गिजुभाई बधेका का नाम सुना है? गिजुभाई बधेका, एनीबडी नोस? बहुत बड़े जी, उनकी शिक्षाविद हो किताबें चुके हैं भाई। जी जी जी। उन्होंने मैम सुन नहीं एक्चुअली पाए, जी मैम सुन नहीं पाए, थोड़ी शोर हो रहा है। गिजुभाई बधेका के बारे में बात कर रही हूँ। गिजुभाई बधेका एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, शायद आजादी के समय की बात है, उस वक्त वो होते हैं, उस वक्त उन्होंने प्रैक्टिकल लर्निंग पे जोर दिया था और उन्होंने एक क्लास 1 साल के लिए अपने पास लिया था और चौक और बोर्ड छोड़ के उन्होंने बच्चों को पढ़ाया था और उन्होंने अपने एग्जाम भी अपने तरीके से दिलवाए थे। ये एक उन्होंने प्रैक्टिकल किया था और उसके ऊपर उनकी एक बुक है, दीवा स्वप्न करके एक बुक है, इन केस यू कैन फाइंड आउट। मेरे पास गुजराती में अवेलेबल है, हिंदी में है या नहीं एलसी। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे स्कूल के अंदर। तो नाउन हिंदी में भी क्या है है, जी, नाउन हिंदी के में भी लिए, है ओके, नाउन के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, बच्चों को बिठाया और बोला कि एक काम करो, आप इस कमरे में जितनी चीजें, उन्होंने बहुत सारी चीजें रख दी थी वहां पे, हर एक चीज के पास जाओ और उससे पूछो तुम्हारा नाम क्या है, और ये सोचो, इमेजिन करो कि वो चीज आपको जवाब दे रही है। और यदि वो जवाब दे दे, मतलब आप खुद उस चीज बन के कि वहां पे यदि बैग रखा है तो बोलो मैं बैग हूं, तो आप बैग लिख के लेके आओ। इस तरह से आप देख के आओ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई नाम नहीं है, जो नहीं हो वो मुझे बताना, जो है वो मुझे बताना, देन हम बोर्ड पे लिखेंगे। तो जब सारे आ गए तो उन्होंने सारे नाम बोर्ड पे, जो जो बच्चों ने बोला सब बोर्ड पे लिख डाला। देन ही एक्सप्लेन कि ये सारे नाउन है, जिसके नाम होते हैं वो नाउन होते हैं। फिर उन्होंने उसको बाइफरकेट किया, बच्चों के नाम थे वो अलग लिखे, चीजें थी वो अलग लिखी, यदि एनिमल था तो वो अलग लिखी। देन ही टोल्ड कि ये नाउन इस तरीके। तो ये इंडक्टिव मेथड, ठीक है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। आई होप इट इज क्लियर। आपको अपने क्लास में अपने टॉपिक के हिसाब से डिसाइड करना है आप कौन सी यूज करेंगे, राइट? अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट एक और है, किस तरह की टीचिंग होती है, इसी टीचिंग मेथड के पार्ट है। आप जो ऊपर देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड। नेक्स्ट है टीचर सेंटर्ड, जहां पे टीचर मेन होते हैं, टीचर जो बोले वो सबको सुनना है, टीचर जो बोले वो सबको करना है, दैट इज टीचर बेस्ड। तो हमारे लेक्चर मेथड इसमें आ जाती है, डेमोन्स्ट्रेशन इसमें आ जाता है, ठीक है। थर्ड इज मोंटेसरी। आप लोग सब केजी सेक्शन पढ़ाते हैं, डू यू नो अबाउट मोंटेसरी? व्हाट इज मोंटेसरी, या मोंटेसरी वर्ड कहाँ से आया? कोई किसी को पता है? प्लीज यस नो मैम जो भी जवाब दीजिए। यस मैम, जर्मनी से। आ, बताएंगे थोड़ा इसके बारे में? नो मैम, इतना तो नहीं पता।
कोई बात नहीं। एक्चुअली मैडम मॉन्टेसरी एक लेडी थी जो बच्चों की टीचिंग के लिए, जो हमारा अभी मेथड है आज हम जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं, या जो प्लेवे मेथड है हम जिसके एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इसका कंसेप्ट मैडम मॉन्टेसरी ने दिया था और उन्होंने अपना स्कूल खोला था, अपनी पूरी ये मतलब एक तकनीक शुरू की थी और उसके बाद पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया छोटे बच्चों के लिए। और इसलिए हम इसको मॉन्टेसरी, आप जब मतलब कोर्स करते हैं तो दिस इज कॉल्ड मॉन्टेसरी कोर्स। ये मतलब पूरी थीम उनके नाम पे ही चलती है, मैडम मॉन्टेसरी के नाम पे। मॉन्टेसरी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या प्रैक्टिकल लर्निंग, कि बच्चों के जब सिखाना है बच्चों को तो उनको एक्टिविटी करवा के सिखाया जाए, उनको बुक से ना पढ़ाया जाए। दिस इज मॉन्टेसरी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है। देन नेक्स्ट इज इंक्वायरी बेस्ड, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, बच्चों को प्रॉब्लम देना एंड लेट देम इंक्वायर। देन इज फ्लिप्ड क्लास। फ्लिप्ड क्लास हैव यू हर्ड, सुना है किसी ने? फ्लिप्ड क्लासरूम जनरली होता क्या है कि हम स्कूल में पढ़ाते हैं और उसके बाद बच्चों को होमवर्क देते हैं और उसके ऊपर वो बच्चे आगे काम करके आते हैं। फ्लिप्ड क्लास में उल्टा होता है, बच्चों को घर से होमवर्क दिया मतलब कंसेप्ट पढ़ के आने को, उसके बाद उस पर एक्टिविटी स्कूल के अंदर होती है। कंसेप्ट वो घर से सीख के आएंगे और उसके बाद उसके ऊपर काम प्रैक्टिकली उसकी एक्सरसाइज होना, उस पर काम लिखना, उसका पढ़ना, उसका बोलना या वॉट एवर आप जो कर रहे हैं वो स्कूल में होता है। जो स्कूल में हम करते हैं उससे उल्टा जनरली हम क्या करते हैं, स्कूल में एग्जाम्पल देते थे, पढ़ा देते हैं, सिखा दिया, देन बच्चे घर से आप लिख कर लाओ, घर से आप ये चीज तैयार करके लाओ, उसके बाद यहाँ पे हम बाकी सारा करेंगे। दिस इज कॉल्ड फ्लिप्ड क्लास। ठीक है। देन कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव जहाँ पे बच्चे ग्रुप में मिलके काम करते हैं, दैट वी डिस्कस हमने बहुत सारे कर लिए। स्टूडेंट सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड के अंदर वो सारी जिसमें स्टूडेंट बेस है, वहां बच्चे सब कुछ कर रहे हैं, बच्चा अपने हिसाब से सीख रहा है, अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट से सीख रहा है। ठीक है। एंड लास्ट इज पर्सनलाइज एजुकेशन। ये तब आता है जब हम रेमेडियल करते हैं, जिन बच्चों को जहां प्रॉब्लम है सिर्फ उन्हीं को लेके स्पेशल क्लास लेके बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनलाइज, कि इस बच्चे को इसी में प्रॉब्लम है उतना ही हम उसके साथ एक्स्ट्रा टाइम लेके करवाएं, दैट इज पर्सनलाइज। तो ये भी टीचिंग मेथड के तरीके हैं, मतलब हमने जो मेथड सीखी वो सारे इसका बाइफिकेशन है। अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी आप इसको कैसे सिखाएंगे? जब आप सिखा रहे हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रही हूँ लेकिन लेट मी फिनिश, आई होप कोऑपरेट करेंगे, किसको प्रॉब्लम नहीं है। दिलीप जी, अभिनंदन जी, मैं 5-10 मिनट और लेना चाहूंगी, मैं कंटिन्यू। ओके मैम। जी मैम समझ नहीं पाया मैं, आप क्या बोल रही? 5-10 मिनट मुझे और लगेंगे, मैं कंटिन्यू करूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। जी ओके थैंक यू। जी अभी प्लीज। हमने बहुत सारी मेथड डिस्कस कर ली, बहुत सारा मैंने बता दिया, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी क्लास में, आपके सब्जेक्ट में आप किस तरह से कौन सी मेथड यूज करेंगे, तो उसको आप कैसे सिखाएंगे। तो अभी आपको बच्चों को क्या सिखाना है तो आप कौन सी मेथड करेंगे, तो बच्चों की जो स्किल होती है उसके हिसाब से आप मेथड यूज करेंगे, हमको क्या सिखाना है उसके हिसाब से आपकी मेथड होगी। तो बच्चों की होती है कॉग्निटिव स्किल। कॉग्निटिव स्किल संज्ञात्मक बोलते हैं इसको, मतलब मेंटल स्किल, बेसिकली हम जो कंसेप्ट उनको देते हैं और उनको सीखना उसके लिए। तो इसके अंदर आता है आइडेंटिफाई करना, ऑब्जेक्ट सॉर्ट करना, ये चीजें अलग करना, इसको कैटेगरी वाइज करना, ये बड़ा छोटा जमाना, ये कलर वाइज डिफरेंट करना है, शेप वाइज अलग करना, ये सारी चीजें सॉर्टिंग में आ जाएगी। देन सॉल्व द पजल, पजल को सॉल्व करना है, या कोई सीक्वेंस पैटर्न बनाना है, हमने ए बी फिर ए बी फिर ए बी, तो नेक्स्ट क्या आएगा, तो ए आएगा। तो सीक्वेंस पैटर्न बहुत सारे इस तरीके से होते हैं, है ना। या कोई एक स्टोरी हमने शुरू की, उसके बाद उनको आगे उसको कंप्लीट करना कि इसके बाद क्या क्या हो सकता है। तो ये सारी कॉग्निटिव स्किल होती है जो बच्चे की डेवलप करना है। यदि इनकेस आप उसकी कॉग्निटिव स्किल पे काम कर रहे हैं तो आप ये तरीके यूज करेंगे। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, भाषा और संचार पे यदि आप कर रहे हैं तो आप उनसे बातचीत करेंगे। जब आप बच्चों से मतलब डिस्कशन करते हैं, आप उनके लेवल से, उनकी थिंकिंग से, उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। जब हम क्वेश्चन करते हैं, इट इज नॉट कंपल्सरी कि बच्चा इमीडिएट आंसर दे, यू हैव टू गिव देम टाइम। उनको जब जो चीज बोलना है उसके लिए कैसे एग्जैक्टली वर्ड फाउंड करना है, उस चीज को कैसे बोला जाए। हम बच्चों को सिखाते हैं ना, अंदर आने से पहले मे आई कम इन पूछ के आओ, आप सिखाते हैं सब।
तो हम उनकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर रहे हैं कि अंदर आने से पहले मैं, तो मे आई कम इन, तो बच्चा सीख जाता है। आप कभी उससे पूछे कि मे का मतलब क्या है, उसको नहीं पता। वो जब 4th 5th में आता है, जब मे लिखता है, तब पता है कि मे का मतलब क्या होता है, कि भाई आई एम आस्किंग फॉर परमिशन। मे और कैन का डिफरेंस वो 4th 5th के बाद में आके सीखता है, लेकिन नर्सरी से मे आई कम इन बोलना सीख जाता है। एम आई राइट? सो दिस इज, हम उनकी ये जो हम ये सारी चीजें उनको वहां से सिखाते हैं, तो उनको कौन सी वर्ड यूज करना है, Yes, कैसे ma'am. यूज करना है, ये उसका। और उसके साथ में हम बच्चों को टाइम देना है कि दे विल बी एबल टू फ्री टू आस्क, वो खुल के पूछ सके आपसे क्वेश्चन, उनकी क्वेरीज निकाल सके। नेक्स्ट इज फिजिकल स्किल, शारीरिक कौशल। इसमें 2 चीजें होती है, ग्रॉस मोटर स्किल एंड एक फाइन मोटर। कितनों को पता है? Yes, ma'am. कोई बता सकता है व्हाट इज ग्रॉस मोटर एंड व्हाट इज फाइन मोटर? नर्सरी टू 2nd क्लास पढ़ा रहे हैं ना आप लोग? दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट एवरी टीचर शुड नो। शायद आपने इसकी एड भी देखी होगी, वो एक करीना कपूर की एड आती है कि दिस इज कॉल्ड ग्रॉस मोटर। वो बोले चेक कर लो इसको, तो बच्चे को ले जाके वो जंप करवाती है और सीसॉ में बैठती है। वो बोले ग्रॉस मोटर स्किल मैं चेक कर रही थी। देखा है किसी ने ये एड? यस मैम, ग्रॉस मोटर मतलब ये शारीरिक गतिविधियां होती हैं। वेरी गुड। एंड फाइन मोटर? फाइन मोटर मैम ये नहीं पता मुझे, ग्रॉस था पता। फाइन मोटर मतलब जो उंगली, छोटा हाँ, छोटा काम, उंगलियों के द्वारा जी, करवाना। उंगलियों के ग्रॉस द्वारा जितनी मोटर चीज, स्किल्स, यस मैम मैम, सभी ग्रॉस द्वारा। मोटर स्किल्स एक्टिविटी करवाई भी है मैंने। ओके, मैम सभी टीचर्स कराते हैं डेली, लेकिन बट उनको पता नहीं है क्या है दोनों का डिफरेंस। शारीरिक क्रॉस गतिविधि। मोटर जहां पे बच्चों के लिम्स, हाथ पैर और धड़ काम करता है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस मोटर। और जहां पे आंखें, दिमाग और उंगलियां काम करती है, दैट इज फाइन मोटर। अभी ग्रॉस मोटर स्किल के लिए आप उनको क्या क्या सिखाएंगे? आप उनको जंप करना सिखाएंगे, आप उनको क्लाइंब करना सिखाएंगे, है ना? दौड़ना है, जंप करना है, चढ़ना है, उतरना है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे खेल होते हैं। फाइन मोटर के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। आप उनको सैंड के ऊपर लिखवाते हैं, आप पानी से लिखवाते हैं उनको, आप उनको क्ले देते हैं। मैं तो उनसे मटर छिलवाती थी हर साल। मैं 4-5 किलो मटर बच्चों से छिलवा लेती थी व्हेन आई वाज टेकिंग केजी सेक्शन। लिटरली बच्चे आधे खा जाते, आधे फेंकते, वॉट एवर, बट एवरी टाइम आई यूज टू डू। उसके बाद हम उनको ऑरेंज डे रखते थे हम लोग। ऑरेंज उनको खुद पील करना है, क्योंकि घर में हमेशा मम्मी पील कर देती है, आप गंदे करोगे कपड़े, ये वो। बट मैं ऑरेंज डे स्कूल में रखना है बच्चों को, उस दिन नाश्ते में ऑरेंज लाना है, सबको ऑरेंज खुद पील करना है, फिर खुद खाना है, उसके रेशे सारे खुद निकालना है उसका। तो ये सारी उनकी फिंगर की एक्टिविटीज होती है। तो जब भी मतलब ये कुछ कुछ दिन में इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करना। इसके लिए आप पेपर फोल्डिंग करवा सकते हैं, आप हैंकी फोल्डिंग करवा सकते हैं, है ना? हम पंखा बनाते हैं तो वो फोल्ड करना पूरा ऐसा। तो ये सारी फाइन मोटर स्किल होती है। तो ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर स्किल दोनों बच्चों की डेवलप होनी चाहिए। यदि फाइन मोटर स्किल डेवलप होगी तो ही बच्चा लिख पाएगा। जो बच्चे लिखने में प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि उनको बचपन में फाइन मोटर स्किल की एक्सरसाइज नहीं मिली, इसलिए वो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। देन इंडिपेंडेंस एंड स्किल, सेल्फ हेल्प स्किल, स्वतंत्रता और स्वयं सहायता कौशल। बच्चा इंडिपेंडेंटली अपने काम करना चाहिए। जैसे मैं गिजूभाई बदेका की बात कर रही थी, उन्होंने एक माँ बापों ने करके एक किताब लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि माँ बाप को बच्चे को कितनी हेल्प करनी चाहिए और कितनी नहीं करनी चाहिए। वो बोलते हैं आपके कपड़े टांगने की खूंटी यदि ऊपर है तो उसको नीचे लगवा लो, यदि आपके घर में बच्चा है। बच्चा अपना कपड़ा खुद अपनी खूंटी पे टांगेगा, वो काम आपको नहीं करना है। जो बच्चा खुद कर सकता है, लेट देम डू। जितना हो सके बच्चों से उतना बच्चों से करवाइए। तो सेल्फ हेल्प, इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें करते, शायद आपके स्कूल में भी होगा। शूज की लेस कैसे बांधना, जिप कैसे बंद करना, बटन कैसे बंद करना, हुक कैसे बंद करना, नॉट कैसे लगाना। ये सारे खिलौने हैं। आप यदि केजी का प्ले सेंटर हो, मतलब प्ले, उसमें सारे जाएंगे कि सारी चीजें, तो ये सारी चीजें मिलती है उसमें। डोरी, वो फिश वगैरह होती है, एलिफेंट होता है, उसमें से डोरी निकालना ऊपर नीचे करके हम सिखाते। तो ये सारी उनकी मतलब खुद काम कैसे करे, वो अपनी चीजें, अपना बैग बंद करना है, अपने बटन बंद करना सीखना है। तो ये सारी बर्तन जमाना है, बहुत सारे ऐसे क्लोथ पिन होती है, उसको लगाना और निकालना। तो ये सारे काम बच्चा अपना काम करना सीख सके, इसलिए सिखाए जाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी आप ले सकते हैं। देन सोशल एंड इमोशनल स्किल, यहाँ बच्चा सीखता है कि कैसे दूसरों के साथ एडजस्ट करना, क्लास के अंदर अपनी जगह पे बैठना,
जब टीचर बोलते हैं तभी खड़े होना, बाहर निकलना है, पूछ के जाना, लाइन में जाना, लाइन में आना, दूसरों के साथ कोई भी चीज दे उसको शेयर करना। हमने खिलौने दे दिए, ये खिलौना आप दोनों को खेलना है, तो वो उस खिलौने के उसके साथ शेयर करके उसके साथ खेलना सीखेगा। ठीक है। मैनेज इमोशन, अपने इमोशन को कैसे मैनेज करना। मुझे अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन क्लास में बैठे इसलिए आपको चुपचाप बैठना है, तो वहां अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करना वो भी बच्चा सीखता है। एंड वर्क इन ग्रुप, दूसरों के साथ मिलके कैसे काम करना, ग्रुप में कैसे काम किए जाते हैं। दिस ऑल स्किल्स आर लर्न बाय दिस। तो अभी आप कौन सी स्किल सिखा रहे हैं, तो आप कौन सी एक्टिविटी या कौन सी मेथड चूज करेंगे। ठीक है। अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी कोई भी चीज सिखाते हैं तो हम कैसे सिखाते हैं, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको एसोसिएशन, संगठन सिखाना है। हम पहली बार कंसेप्ट देते हैं कि ये येलो कलर है, इसको तोता बोलते हैं, इसको कौवा बोलते हैं, इसको मछली बोलते हैं, है ना। मछली पानी में रहती, बच्चों ने पानी देखा है, मछली के कहीं फोटो देखे हैं, हो सकता है उसे सच में देखी ना हो। जिराफ हमने किसी ने सही में नहीं देखा लेकिन हम सब जिराफ को पहचानते हैं। आपने एक्चुअल देखा कभी जिराफ? सोच के देखिए कभी। आपने आज तक सोचा भी नहीं कि आपने एक्चुअल में नहीं देखा, मैं बोल रही हूं तब दिमाग में आ रहा है। आपने जेब्रा भी नहीं देखा है सामने, आपने कंगारू भी सामने नहीं देखा, लेकिन आप सब पहचानते हैं। सबको पता है कैसा होता है कंगारू, जेब्रा कैसा होता है, सबके दिमाग में अभी पिक्चर बन रहा है ना। हम जैसे सीखे हम भी बच्चों को वैसे सिखाएं। तो पहले संगठन, एसोसिएशन की ये चीज ऐसी होती है, प्रैक्टिकली बता सकते हैं, बताइए, डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकते, वॉट एवर वे आप टीच कर सकते हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेज जो उसका आएगा, बच्चों को पहचान करवाना है, उनको बताना है। तो हम कैसे करेंगे, अच्छा बताओ मुझे फिश कहाँ है, अच्छा बताओ मुझे पैरट कहाँ है। हमको उसको नहीं बताना है ये, पर हमको उनसे पूछना है, यहाँ पे पहचान करवाना है उनसे। चलो मुझे ग्रीन कलर का बॉल दो, चलो मुझे रेड स्क्वायर दे दो, तो वो बच्चा रेड भी पहचानेगा, स्क्वायर भी पहचानेगा, उठा के आपको हाथ में देगा। ठीक है, ये सेकेंड स्टेज है, जब हमने एक बार पहचान करवा दी उसके बाद की। देन थर्ड स्टेज आती है रिकॉल। वेयर इज द मैम रेड सर्कल? मैम मेरा मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला, मैं सोनाली मैम के साथ ले लूं मीटिंग? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। लास्ट आता है रिकॉल, स्मरण। पहली स्टेज हमने बता दिया, दूसरी स्टेज हमने उनसे पहचान करवाई, पूछा आता है कि नहीं आता है, वहां पे क्या होगा, रेक्टिफाई हो जाएगा, जितनी चीजें नहीं आए वो सीख लेंगे। तीसरी चीज हमको रिकॉल करवानी है, चलो बताओ व्हाइट वाला कहाँ है, चलो बताओ ग्रीन कहाँ है। देन शेप सर्कल, जितनी चीजें आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये थर्ड उनको रिकॉल करवा लिया। हम क्या करते हैं, पहली बार पढ़ाया, दूसरा सीधा टेस्ट। टेस्ट की एक्चुअली जरूरत ही नहीं होती, टेस्ट नहीं लेना है, बिकॉज हमको पता है उनकी मेंटल कैपेबिलिटी कम है। हमको उनको एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है। तो पहले आप उनको सिखाएंगे, उसके बाद उनकी पहचान करवाएंगे। इसमें 1-7-1 फॉर्मूला होता है। कोई भी चीज जब एक बार सीखी आपने पहली बार, यदि उसको एक दिन बाद फिर से आप रिपीट करें, 7 डेज बाद फिर से उसको रिपीट करें, और 1 मंथ बाद फिर उसको रिपीट करें, फिर आप एग्जाम ले, तो वो बच्चों को आएगा। लेकिन यदि आप एक बार पढ़ा दिया और दोबारा एग्जाम लेने चले गए, आप दूसरे, चलो कल क्या बताया था बता दो, तो क्यों नहीं आता है, दैट इज रॉन्ग। नहीं आता है, अच्छा चलो मैंने कल ये बताया था, आपका वे चेंज होना चाहिए उनके साथ। मैंने ये बताया था, अच्छा ये याद है, ये भूल गए, चलो अच्छा मैं बता देती हूँ। तो यू जस्ट रेसिप्रोकल देम। उनको जो नहीं आता उसको आप कंप्लीट कर दीजिए दूसरी बार तीसरी बार, सो दैट दे विल लर्न। ठीक है। तो दिस शुड बी स्टेप्स टू टीच, है ना। हमको आज पढ़ा दिया, कल एग्जाम, छोटी क्लास में अप टू फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड नो। ठीक है, क्लियर। अभी प्लीज मुझे कोई बताएंगे इस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ आ रहा है। आप जो भी इंटरप्रेट करते हैं प्लीज बताइए ओपनली, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा। मछली की आंखें देख रही हैं। जी बिल्कुल। इतनी बड़ी है और और जो मैम आवाज बच्चे नहीं में देख रही है तो उसको दिख रहा है छोटा मैम, बच्चों को सिखाता है। हेलो मैम। मछली अपनी जी पूरी बॉडी नहीं देख पा रही है, हाँ जी कितनी बड़ी है। जी जी मैम सोनाली जी आप कुछ बोल रही थी। इसमें बोल भी बच्चों को सिर्फ दिखेगी
एक स्टैंडिंग लाइन और 2 सर्कल जो आईज जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि बाकी पार्ट तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, और ये एंजल फिश वैसे भी एकदम फ्लैट होती है, तो वैसे ही जी वो नहीं दिखने वाली। तो बच्चों को बस यही दिखेगा कि एक स्टैंडिंग लाइन है और 2 बीच में सर्कल है आईज जैसे, जी। यही अभी दिखेगा। यहाँ पे मैं आज क्यों इसको बता रही हूँ, व्हाट आई वांट टू टेल यू, ये बच्चा है, जब हम टेस्ट लेते हैं तो ये बच्चे को इतना दिखता है, लेकिन हकीकत क्या है वो नहीं दिखाई देती है। जब हमने एक टेस्ट ले लिया, 5 क्वेश्चन पूछ लिए, 5 क्वेश्चन का आंसर आ गया, सामने दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है। हकीकत में सिर्फ इतना सा नहीं है, उसमें बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग मेजर सिर्फ इससे करते हैं। बच्चा भी अपने आप को मेजर उससे करता है, मुझे 20 में से 5 मार्क मिले तो मेरे पास 5 मार्क की एबिलिटी इससे ऊपर नहीं है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। गलत तरीके से देख रहा है बच्चा, हमको पूरा बच्चा दिखाई दे रहा है, हमको उसको समझाना है कि जो दिखाई दे रहा है आपको सिर्फ वो नहीं है, उसके अलावा आप में कितनी सारी कैपेबिलिटी है। सो दिस इज आवर ड्यूटी एज अ टीचर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम, यस मैम। ये चीज आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, ये मुझे आपके प्रिंसिपल या ओनर से पता चलेगी जब आप इसको प्रैक्टिकली अपनी क्लास में करके बताएंगे। ठीक है, आई थिंक एक लास्ट स्लाइड है मेरी, प्लीज ओपन करिए। टिप्स फॉर यूजिंग टीचिंग मेथड। इसके अंदर आपको ये करना है कि नो योर स्टूडेंट, पहले आप अपने स्टूडेंट को जानिए, उनकी क्या जरूरत है, कैसे सीखते हैं, किस तरीके से सीख पाएंगे। मैंने शुरुआत में आपसे डिस्कस किया बच्चों की सीखने की शैलियाँ क्या होती है। देन कंबाइन मेथड्स, क्लास में जब आप पढ़ा रहे हैं आपके टॉपिक के हिसाब से, आपके बच्चों के हिसाब से कौन सी मेथड ज्यादा बेटर रहेगी, कब किस पे स्विच करना है मेथड को, दैट अप टू यू। तो आप मेथड्स कंबाइन करिए अपनी टीचिंग के अंदर। देन बी फ्लेक्सिबल, हम ऐसे कर रहे हैं ऐसे ही करेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। टीचर हैज टू बी फ्लेक्सिबल। जब तक फाइनल एग्जाम नहीं होते हम बच्चों का टेस्ट नहीं ले रहे हैं, हम बच्चों को एवरी डे कुछ ना कुछ बच्चा सीखे, हम कोशिश कर रहे हैं, नहीं आ रहा है तो हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। देन एनकरेज पार्टिसिपेशन, हर बच्चा पार्टिसिपेट करे, बच्चों को एनकरेज करना है, अपनी प्रॉब्लम आपके साथ बता सके, ये करना है। प्रोवाइड फीडबैक, हर बच्चे को फीडबैक मिलना चाहिए, छोटा सा भी अच्छा काम किया तो वेरी गुड, स्टार दीजिए, उसको एनकरेज करिए। गलत भी कुछ है वो बता रहा है तो उसको डिस्कस करिए। देन एंड मेक श्योर अपडेट विथ लेटेस्ट थिंग, आप कोशिश करिए जितनी नई चीजें आती जिससे बच्चा एनकाउंटर कर रहा है, जिससे बच्चा मिल रहा है, देख रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। नया कार्टून क्या आया, नए डिजाइन के कपड़े क्या आए हैं, नया क्या चल रहा है मार्केट में जो बच्चों के लिए है, यू शुड नो, तो ही आप बच्चों के साथ डील कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एक जो सिस्टम मैं अपने केजी में यूज करती थी, मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। स्टार्ट योर डे विद द एक्सरसाइज। जब भी आप क्लास में जाते हैं, जब बच्चे स्कूल में आते हैं, शुरू करते हैं, आप प्रेयर करते हैं, प्रेयर के बाद सिर्फ 2 मिनट कोई एक एक्सरसाइज करिए, लेकिन कुछ एक्सरसाइज होनी चाहिए। आप हाथ ऊपर नीचे करा लीजिए, यदि बाहर ले जाके करवा सकते हैं तो। उसके बाद ओरल होना चाहिए, बच्चे स्कूल आए सीधा उनको किताबें खोल के पढ़ाना शुरू नहीं करना है, पिछले दिन जो पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। ओरल चीजें जितनी सिखाने, आपको नंबर्स बुलवाने, अल्फाबेट बुलवाने, पोएम बुलवानी है, एक 2-5 मिनट उसके लिए दे दीजिए, ओरल खत्म करिए। देन आप, यदि आपको लगता है क्लास अभी सेटल्ड है, रेडी है, फिर आप उसको एक्सप्लेनेशन पे ले जाइए, अदरवाइज आपने एक्टिविटी प्लान की है तो आप उसको करिए। उसके बाद आपका राइटिंग वर्क आ जाएगा या आपकी एक्टिविटी, एंड देन आपका म्यूजिक या थोड़ा फन टाइम, क्योंकि जब बच्चा लिख लेता है उसके बाद थोड़ा सा उसको चेंज चाहिए, तो वहां पे कुछ प्ले वे मेथड या आप जो मतलब पजल्स हैं, प्ले है, म्यूजिक है, राइम्स है, उनको दिखाना है, वॉट एवर वे, या बाहर खेलने जाना है तो उसको थोड़ा देख। देन या आप उसकी जगह स्टोरी टाइम, आप इसको वीक में अलग अलग दिन अलग अलग चीजें भी प्लान कर सकते हैं पूरे वीक का, कि हम मंडे को स्टोरी टेलिंग करेंगे, ट्यूसडे को हम ड्राइंग करेंगे, वेडनेसडे को हम पोएम्स गाएंगे, हम पोएम्स देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो आप इसको एक्टिविटी बेस्ड मतलब डे वाइज इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेलिब्रेशन यदि आ जाते हैं तो बीच में आपके वो टाइम, उसी टाइम पे सेलिब्रेशन होगा जिस टाइम हम एक्टिविटी का टाइम रखा है, बाकी हमारा जो शेड्यूल है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, या एक बुक है तोतो चान करके, आपने नेट पे शायद अवेलेबल होगी, तोतो चान,
आई रिक्वेस्ट आप लोग पढ़िएगा। तोतो चान जापान की एक बहुत बड़ी टेलीविजन की मतलब एक्टर रह मैम बुक चुकी का है। नाम क्या है? तोतो चान, उन्हीं के नाम पे तोतो चान, TOTOCHAN, TOTOCHAN, तोतो चान। उन्होंने लिखा है, वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव लड़की थी, हर स्कूल से उनको निकाल दिया गया, फिर वो एक स्पेशल स्कूल में गई थी। उस स्कूल के अंदर उनके प्रिंसिपल जो थे, उन्होंने क्या किया था, एक बड़ा सा बगीचा ले लिया था, उसके अंदर किसी ट्रेन के पुराने डब्बे होते हैं ना, उनको ला के कलर करके डब्बे अलग अलग रख दिए थे। उनके क्लास उसी में होते थे। उनका सिस्टम ये था कि सुबह आना है, टीचर बोर्ड पे लिख देगी कि मुझे आज ये 4 सब्जेक्ट, मुझे इंग्लिश पढ़ाना है, मुझे मैथ्स पढ़ाना है, मुझे लैंग्वेज पढ़ाना है। बच्चों से पूछा जाता था पहले क्या पढ़ना है, मैथ्स करना है, इंग्लिश करना है, लैंग्वेज करना है। जो बच्चा डिसाइड करे, बच्चे सारे मिलके जो फाइनल करे, पहले टीचर वो सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तो हम क्लास में, यदि आप एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो यू कैन आस्क समटाइम्स टू स्टूडेंट्स ऑल्सो, कभी बच्चों को भी बोलने दीजिए कि उनको क्या पहले पढ़ना है, थोड़ा सा उनको भी चांस दीजिए। यदि वो इंटरेस्ट दिखाएंगे, उनकी मर्जी का होगा, तो वो भी आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। तो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में हम रहते हैं, मतलब हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है, तो थोड़ा सा डेमोक्रेसी की आदत बच्चों को बचपन से देनी चाहिए, ताकि उनको अपनी बात रखना समझ में आए। नेपाल का शायद आपने देखा होगा अभी, यू ऑल आर अवेयर, है ना, कि जेंजी है। अब हम जिसको पढ़ा रहे हैं वो तो मिलेनियल है, वो कैसे रिएक्ट करेंगे या किस तरह से करेंगे, वी डोंट नो। 1 मिनट और लूंगी। नेपाल का जो हुआ, इससे आपने देखा होगा न्यूज में किस्सा, आपने एज अ टीचर कभी उसको थोड़ा सा कुछ मतलब सोचा, DNA कुछ किया उस पे? यस और नो? आपको पता है नेपाल में क्या हुआ? नो मैम। यस मिस। बताइए। लोगों ने ड्रामेकेशी की है कि जो चलिए मैं बताती हूँ। नेपाल में सरकार पलट गई, और पलटी किसने? जेनजी ने। जेनजी मतलब 1997 से 2005 के बीच में जितने लोग जन्म हुए वो लोग जेनजी कहलाते हैं। अभी जो बच्चे हैं वो मिलेनियल कहलाते हैं। जेनजी ने पूरी वो पलट दी। क्यों? क्योंकि उनका सोशल मीडिया बंद कर दिया गया था। बंद करने का कारण ये था कि वहां के जो भी नेता लोग हैं, उनके बच्चे और नेता लोग वो जिस तरह से बिहेव करते थे, या जो पक्षपात चलता था, जो भ्रष्टाचार चल रहा था, उसको जेनजी ने वीडियो करके उस पे ओपन करना शुरू कर दिया। तो जेनजी ने सबने एक साथ मतलब अपोज किया। एक ही दिन में सबके घर, वो सारे संसद भवन और उनके घर, सब कुछ जला डाला। इतना सारा तूफान एक दिन में, सारी सत्ता पलट हो, सारी मतलब वो सरकार गिर गई एक ही दिन में। नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, उन्हीं लोगों ने वो सारी सड़कें थी उनको रिपेयर किया, उन बिल्डिंगों को कलर किया, जितना सामान चोरी हुआ था उन सारा सामान जहां जिसने चोरी किया था ढूंढ के लाके उसको वापस रखा। तो दिस इज जेन जी। और हम तो उसके बाद उसकी नेक्स्ट मिलेनियल के साथ काम कर रहे हैं। आप इनकी थिंकिंग को समझिए। अभी एक चीज मैं सॉरी बोलना चाहूंगी, हम दूसरों को बोलते हैं कि आप अपडेट रहिए, हम लोग कितने अपडेट हैं? हम जिन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं वो इनसे भी ज्यादा स्मार्ट है। ठीक है, सॉरी आपका काफी टाइम ले लिया। मैं चाहूंगी, क्योंकि टाइम कम है, मैं चाहूंगी आप सब लोग अपने अपने व्यूज, हर एक टीचर आज के वेबिनार में आपने क्या सीखा, क्या था जो आपको नहीं पता था और अब पता चला। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बोलिए। मैम जैसे कि कोर्स सिलेबस इतना ज्यादा है और एक्टिविटी भी करवानी है बच्चों को, तो कैसे करवाए? क्योंकि एग्जाम आ जाते हैं और सिलेबस हो नहीं पाता है, जिसमें बच्चों को एक्टिविटी भी करवानी है और सिलेबस भी उनका पूरा हो। सुनिए, मैं इतनी देर से बता रही हूँ कि आपको जितनी एक्टिविटी करवानी है वो सिलेबस बेस्ड ही करवानी है। आप जो भी पढ़ा रहे हैं आपके सिलेबस में उससे रिलेटेड एक्टिविटी करानी, तो जब आपने एक्टिविटी करवा ली उसके बाद बच्चे उसको फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। हम सिलेबस के बाहर नहीं जा रहे हैं एक्टिविटीज में। आप एक्टिविटीज उसी तरह से चूज करिए जो आपके सिलेबस को हेल्प करती है। हेलो जी सॉरी मैम, जी बोलिए। आधे घंटे लेट हो चुके हैं और टीचर से घर पे कॉल आ रहे हैं, तो आज हमें छोड़ना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, इसका जो बस मैं इसका जो फीडबैक होगा नेक्स्ट डे मंडे को मैं लेकर के आपसे शेयर करूंगा। जी, मैं वही बोल रही हूँ, अपना फीडबैक आप लोग ग्रुप में डालिएगा। जी
देखो मैं अनिता शेयर करूंगा बात करके। जी, सभी टीचर अपना फीडबैक ग्रुप में डालेंगे आज। सॉरी, ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, सॉरी। कोई बात नहीं मैम, जब सीखते हैं तो थोड़ा होता है ना। हमारी वरना करेंगे। जो मोह माया मान मत कर मगन मदल रहे, जो विपुल वेणु बीच में ज्ञान धारण धीर है, जो तरन तारण भव भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय दीनेश के संत कर स्वयं महावीर है। थैंक यू सो मच मैम। मैम को सभी थैंक यू बोलेंगे और लीव कर लेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। बहुत अगली अच्छा बार लगा हम आपसे समय बहुत पे दिनों आएंगे। बाद थैंक यू मिलके। मैम, हम समय पे आएंगे, समय से पहले आएंगे, जिससे हम अपना टाइम मैम को बहुत अच्छे से दे पाए, है ना। ठीक है, अगली बार ध्यान रखिएगा, सब थोड़ा जल्दी हो जाइएगा। थैंक यू सो मच। जो बंद नहीं हो रही, जो बंद करो। फिर से बंद कर दिया।